हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः हरि ओम। ओम श्री विश्वेश्वराय नमः। ओम श्री विश्वेश्वराय नमः। ओम श्री विश्वेश्वराय नमः। कैसे हैं? मेरी वेकेशन कैसी चल रही है? गर्मी वो भी एंजॉय कर रहे हो या नहीं? गर्मी को भी एंजॉय करना है ना? ये गर्मी वापस 1 महीने के बाद नहीं मिलेगी आपको, है ना? ऐसा एंजॉय करो। कुछ जगह पे तो 45 डिग्री के ऊपर भी टेम्परेचर है इंडिया में, तो हम क्वाइट कंफर्टेबल compared to that we are just better. 30 degrees, 28, 30 degrees, so we are definitely better. So it's really great. आज जो टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। एक्चुअली जो भी सत्संग करते हैं उसमें जो टॉपिक्स मैं देखता हूँ जिसमें मुझे खुद को भी बहुत इंटरेस्ट रहता है और सीखने को मिलता है। ऐसे स्पीकर्स और ऐसे टॉपिक्स में हमेशा लेता हूँ और आई एम श्योर और इसी के साथ में हम आपके साथ में हम भी सीख लेते हैं। तो वैसे ही आज का जो टॉपिक है वो है अबाउट मनी। तो आई एम चार्टर्ड अकाउंटेंट और ये प्रैक्टिस में हूँ, एडवाइस करता हूँ, लेकिन उससे हर टाइम उसमें भी मुझे कुछ ना कुछ अलग अलग लोगों से सीखने को मिलता है। और वैसे ही मैंने SSY में बिजनेस क्लब में सीखा कैश फ्लो करके गेम, रॉबर्ट कियोसाकी का, जिसने रिच डैड पुअर डैड ये किताब लिखा था। तो उसके जो ऑथर थे उनका एक कैश फ्लो करके गेम है जो हम इधर हर महीने में 2 महीने में एक बार हम खेलते हैं। और वो खेल खेलने से मैंने देखा कि मेरा भी जो पैसे की तरफ का जो और नज़र अंदाज था वो और बदलते जा रहा था। और उसके जो बेसिक प्रिंसिपल्स थे वो बहुत ही हमें फाइनेंशियल फ्रीडम देने वाले ऐसे लगे। तो इसलिए आज हम उनके बारे में सीखेंगे जो रॉबर्ट कियोसाकी, जो पूरे दुनिया के सबसे जाने माने फाइनेंशियल एडवाइजर्स माने जाते हैं और ही इज ऑल्सो वन ऑफ द मे बी द रिचेस्ट पर्सन ऑल्सो। तो हिज प्रिंसिपल्स आर वेरी वेरी यूजफुल हमारे ज़िंदगी में, जो हमें फाइनेंशियल फ्रीडम देते हैं। तो जिसके बारे में इन्होंने बहुत इसके बारे में स्टडी किया है, ऐसे हमारे बहुत ही विद्वान, ऐसे हमारे SSY के एक टीचर जयेश चौहान जी ये हमें बताने वाले हैं। तो जोरदार तालियों से जयेश जी का हम स्वागत करेंगे। इधर बैठिए, इधर क्योंकि इधर हम रिकॉर्डिंग भी कर रहे हैं वीडियो का, तो कितने लोग हैं वो इम्पोर्टेंट नहीं है। आप डेफिनेटली एट द एंड ऑफ एवरी सत्संग यू विल फाइंड योरसेल्फ लकी। यस और नो? हर सत्संग में हमें ये पता चलता ही है कि जो अटेंड किया हमारा समय जो है वो डेफिनेटली यूजफुल हुआ। अभी जो अलग अलग लोग वेकेशंस की वजह से बाहर गाँव हैं, दे आर अनफॉर्चुनेटली नॉट एबल टू अटेंड, डजंट मैटर, लेकिन जो भी हम हैं हम एक साथ में इसका पूरा फ़ायदा उठाएंगे। ओके, तो हम शुरुआत करते हैं जय जी से। वापस जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। जय गुरुदेव। सभी ने SSY किया है यहाँ? तो हम जानते हैं कि हाउ टू बी हैप्पी टुडे वो हमने सीख लिया, SSY किया था। तो उसके साथ में अगर पैसा भी कुछ रहेगा हमारे पास तो जिंदगी में बहुत कुछ ऑप्शंस पर्याय हमारे पास रहेंगे। तो इट इज ऑलराइट टू और मनी, इसके लिए कुछ गिल्टी फील करने की जरूरत नहीं। तो आज हम बात करेंगे, जैसे अजय भाई ने बताया, रॉबर्ट कियोसाकी के बारे में। तो वो एक फाइनेंशियल विज़ार्ड है और पूरी दुनिया में वो फाइनेंस की ट्रेनिंग देते हैं। बहुत सारी फॉर्च्यून 500 कंपनीज में कंसल्टेंट हैं, बहुत सारी किताबें उन्होंने लिखी हैं। उनके बारे में पहले मैं कुछ बताना चाहता हूँ और फिर उन्होंने क्या सिखाया है वो उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो रॉबर्ट कियोसाकी जब भी बहुत छोटे थे
करीब 9 साल की उम्र में जब स्कूल में वो पढ़ रहे थे तो उनका एक दोस्त था माइक। तो माइक और रॉबर्ट कियोसाकी के साथ बाकी के बच्चे खेलते नहीं थे, उनको अवॉइड करते थे। जैसे अनटचेबल्स, उनको कभी पिकनिक में नहीं बुलाते थे। तो उनको लगता था कि ऐसा क्यों हो रहा है, हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं, उनको अवॉइड क्यों कर रहे हैं। तो उन्होंने कुछ बातचीत की तो धीरे धीरे उनको समझ में आया कि बाकी के जो बच्चे हैं उनके पिताजी जो है वो जो परिवार से आते हैं वो बहुत ही रिच, बहुत ही पैसेदार धनिक लोगों के बच्चे थे वो बाकी के लोग। और ये लोग जो थे वो मिडिल क्लास के थे, तो उनको बाकी के बच्चे अवॉइड करते थे। तो उनको बहुत ही कम उम्र में, यंग एज में ये समझ में आ गया कि पैसे का क्या महत्व है, तो पैसा होना जरूरी है, ऐसा वो लोग की समझ में आया। तो उन्होंने सोचा कि पैसा कैसे बनाया जाए। तो वो उसके पिताजी जो थे रॉबर्ट कियोसाकी के, वो एजुकेशन डिपार्टमेंट के हेड थे, वो PhD के पढ़े थे और बहुत विद्वान थे। और वो एजुकेशन डिपार्टमेंट के हेड थे तो उनके बच्चे को ये स्कूल में एडमिशन मिल गया, नहीं तो बहुत ही ज़्यादा फी वहाँ पर करनी पड़ती थी और बहुत ही पैसा रहेगा तो ही वो स्कूल में पढ़ सकते थे। तो उन्होंने वो बच्चे दोनों उनके पास गए और उनको पूछने लगे कि पैसा कैसे कमाना। तो बोले अगर मैं जानता था पैसे कैसे कमाना तो मैं नौकरी क्यों करता था। तो मुझे नहीं मालूम है पैसा कैसे कमाया जाता है, लेकिन ये तुम्हारा जो दोस्त है माइक, उसके पिताजी के पास बहुत पैसा है और तुम उनको जाके पूछो तो वो शायद तुम्हें सिखा सकते हैं। तो उन्होंने उनका अपॉइंटमेंट ले लिया, फ़ोन किया, अपॉइंटमेंट लेके उनको मिलने गए। तो उनको पूछ रहे थे कि ये पैसा कैसे कमाना है। तो बोले मेरे पास 150-200 लोग काम करते हैं, कभी किसी ने नहीं पूछा पैसा कैसे बनाना है। तो तुम इतने छोटे बच्चे हो पूछ रहे हो, क्या बात है। उन्होंने बताया ऐसा तो स्कूल में प्रॉब्लम होता है, बच्चे हमारे साथ खेलते नहीं हैं, तो हमें पैसा कमाना है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं तुमको सिखा सकता हूँ कि पैसा कैसे कमाना है, लेकिन सीखना है तो एक माई टर्म्स, जैसा मैं कहूँगा वैसा तुमको करना होगा, तो मैं सिखाऊंगा, नहीं तो तुमको नहीं सिखा सकता। बोले आपकी टर्म्स मतलब कैसे। तो बोले जैसे स्कूल कॉलेज में सिखाते ऐसे मैं नहीं सिखाऊंगा, जैसे मैं कहूँगा वैसा आपको करना है। तो वैसा आप करेंगे तो आपको मंजूर है तो बोलो, और अब भी बोलो, मेरे पास ज़्यादा फालतू समय नहीं है, जो भी आपको करना है डिसीजन लेना है तो तुरंत डिसीजन दो। उन्होंने कहा ठीक है, हमारे पास और कोई ऑप्शन है ही नहीं, तो जैसा आप कहेंगे हम वैसा ही करेंगे। तो बोले क्या करना होगा। बोले स्कूल से छूटने के बाद इधर आ जाने का आपको मेरी ऑफिस में, और यहाँ पे ये मिसेस मार्टिन है वो आपको दिखाएगी क्या काम करना है। तो जो काम वो दिखाएगी वो काम आपको करना है, और एक घंटे का 10 सेंट मिलेगा आपको, मतलब कि अमेरिका का 10 सेंट आपका 10 पैसा। तो ये बहुत साल पहले की 1956 की बात है, फिर भी वो समय के लिए भी बहुत कम पैसा था वो। तो बोले सिर्फ 10 सेंट। बोले हाँ वही मिलेगा, आपको करना है तो करो, नहीं तो छोड़ दो। ठीक है, अब सीखना है तो जैसा आप बोल रहे हैं वैसा करेंगे। तो स्कूल से छूटने के बाद वो लोग वहाँ जाने लगे। वहाँ पे जाके उनको लेबर का काम करते थे, कुछ मेहनत मजदूरी वहाँ पे एक रूम में उनको काम दे देते थे। तो मेहनत का काम करने का, बाकी सब बच्चे खेल रहे हैं तो वो खेल छोड़ के यहाँ पे वो मेहनत का काम करते और क्या मिलते हैं सिर्फ 10 सेंट। तो ऐसा उन्होंने 3 हफ्ते तक किया। तो बाकी बच्चे पूछने लगे अरे तुम लोग खेलने नहीं आते हो, क्या कर रहे हो, क्यों नहीं आते हो। घर पे उनके पिताजी से बात हो गई, बोले सिर्फ 10 सेंट में तुम्हारा से ये तो एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है, लेबर डिपार्टमेंट में कंप्लेन करनी चाहिए। सर काफ़ी कुछ एडवाइस उनको मिलने लगी। तो ये लोग भी काफ़ी अभी बोर हो गए थे 3 हफ्ते में, बोले कुछ सीखने को तो मिला नहीं है, तो ये क्या किया जाए। तो उन्होंने रिवोट किया, उनके साथ
पास जाके बोले कि आप हमको झूठ बोल रहे हैं कि हमको सिखाएंगे, तो कुछ सिखा तो रहे नहीं आप। तो हम तो कंप्लेन करने वाले हैं। आप जानते हैं मेरे पिताजी तो एजुकेशन डिपार्टमेंट में है, गवर्नमेंट में काम करते हैं, तो हम गवर्नमेंट जो भी डिपार्टमेंट है वहाँ जाएंगे, कंप्लेन करेंगे। तो बोले अच्छा ऐसा क्या, तो तुमको कैसे लगा कि मैंने कुछ नहीं सिखाया तुमको? अरे आपने हमारे से कोई बात ही नहीं की, कुछ हमको लेक्चर नहीं दिया, तो कैसे सिखाया? मैंने बोला था ना कि मेरे स्कूल नहीं है, तो स्कूल के जैसे नहीं सिखाता हूँ, मैं मेरे अलग तरीके से सिखाता हूँ। तो आपको कैसे लगा कि आपको नहीं सिखा रहा हूँ? तो बोले क्या सिखाया है? तो बोले सिखाया तो अभी आप सोचो मैंने क्या सिखाया है। वो बच्चे भी सोचते कि ये क्या बोल रहे हैं। नहीं आप तो मेरे साथ चीटिंग कर रहे हैं, आप हमको कुछ नहीं सिखाया है। नहीं मैंने कुछ सिखाया है। बोले सबसे पहला लेसन आपको ये सीखना है कि सिर्फ हार्ड वर्किंग से आदमी पैसादार नहीं बन सकता है। हार्ड वर्किंग की जगह आपको उसके साथ में स्मार्ट वर्किंग करना है। तो हार्ड वर्क करके आप पैसा नहीं बना सकते, वो पहला लेसन है। सिर्फ मैं बताता था तो आपको नहीं समझ में आता था, आपने वो एक्सपीरियंस किया है। और आप शायद 25, 30, 40 साल की एज में ये रियलाइज करते थे। जैसे आप आज वो बात कर रहे हैं जो मेरे वर्कर्स बात करते हैं, तो वर्कर्स की जबान में आप मेरे साथ आज बात कर रहे हैं कि आप हमें एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, कम पगार दे रहे हैं, आप हमारे साथ इनजस्टिस करते हैं, तो ये सब वर्कर्स बोलते हैं। वो बात आज 9 साल की उम्र में आप लोग मुझे कह रहे हैं। तो आप 9 साल की उम्र में एक 25-30 साल के आदमी का एक्सपीरियंस आपको मिल गया है, और वो क्या फील करता है, वो फीलिंग आपको आ गई, वो इमोशन में आप आए, तो वो आप आज समझ रहे कि क्या हुआ। तो धीरे धीरे उनको ख्याल में आया कि ये क्या कहना चाहते हैं, वो बात उनके समझ में आई। बोले ठीक है पहला लेसन तो हमने सीखा, तो आगे अभी बोले अभी कल से तुम काम करोगे वही जैसे आते थे वैसे ही आओगे, लेकिन कल से तुमको 10 सेंट भी नहीं मिलेगा। तो 10 सेंट भी नहीं मिलेगा? हाँ। बोले अभी तुम फ्री में काम करोगे। फ्री में कैसे काम? फिर से वो लोग नाराज हो गए, गुस्से होने लगे। नहीं फ्री में काम करना है, करना है, सीखना है तो करो, नहीं तो छोड़। क्यों फ्री में करके क्या सीखेंगे हम? तो वो लोग करके देखो तुम, तभी तुमको ख्याल में आया। तो फिर दूसरे दिन से वो लोग फिर खेलने लगे। तो 10 सेंट मिलते थे तभी क्या करते थे वो 10 सेंट में से कार्टून बुक लेके आते थे। ऐसा थोड़ा जमा होता था तो दिन में तो कार्टून बुक लाते थे, कार्टून पढ़ते थे। बोले कम से कम कार्टून बुक तो परचेस करने को मिलता था कोर्स भी। तो अभी तो ये भी गया है, तो अभी कार्टून बुक भी नहीं मिलेगी। फिर भी काम कर रहे हैं, और 3 हफ्ते हो गए। 3 हफ्ते तक काम किया, तो धीरे धीरे वो सोचने लगे कि उन्होंने बोला था फ्री में काम करने के बाद भी तो तुम्हारी क्रिएटिविटी बढ़ेगी, तो तुम कुछ सोचोगे तो बिना पैसे पर कैसे पैसा कमा सकते हैं, वो कुछ तुमको आइडिया मिलेगा। तो एक दिन वो देखा तो मिसेस मार्टिन की सुपरवाइजर थी स्टोर की, उसके पास एक कार्टून बुक थी, वो अपने बच्चों के लिए कार्टून बुक परचेस करती थी। तो पीछे का आधा पेज कट करके बाकी का कार्टून बुक उसने कार्टून में फेंक दिया। बोला ये क्या कर रही है? उनको जाके पूछा हुआ। बोले ये तो आधा पेज मैंने कट किया, वो कूपन है, और ये कूपन में कार्टून कंपनी वाले को दे दूँगा जो बुक पब्लिशर है, तो मुझे कुछ डिस्काउंट मिलेगा नई बुक जो परचेस करूँगी। तो थोड़ी देर के बाद वो कार्टून कंपनी से आदमी आया, तो उन्होंने देखा कि उसको कूपन दिया तो उनको तो डिस्काउंट में बुक परचेस करने को मिला। तो अभी की बुक का बोला क्या किया, अभी जो अभी फेंक देते हैं, बोले वो फेंक देते हैं ना, ये खाली कूपन उनको देना है। तो बोले वो फेंकने की जगह हमको नहीं दे सकते? बोले दे सकते, ले लो तुम ले लो। तो फिर वो जो आदमी आया था डिस्ट्रीब्यूटर, उसको पूछा कि ऐसे तो बहुत लोग फेंक देते होंगे ना,
तो वो सब किताब जो फेंक देते हैं वो क्या हम लोग ले सकते हैं? बोले तुम इधर काम करते हो क्या कंपनी में? बोले हाँ। तो हम दे सकते हैं अगर तुम उसको बेचोगे नहीं तो उसका रीसेल नहीं करना, कभी किसी को बेचना नहीं। तो बोला ठीक है, हम लोग प्रॉमिस करते हैं हम नहीं बेचेंगे, लेकिन हमें दे दीजिए। तो उसका जो फ्रेंड था माइक, उसके घर में बेसमेंट में एक छोटा सा कमरा था, वो कमरा खाली पड़ा था, उसको उन्होंने साफ किया और इधर से उनको बहुत सारी किताबें मिलने लगी ये कंपनी से। जो भी किताब वो फेंक देते थे वो सब किताब उन्होंने वहाँ से जमा कर दी और बहुत सारी किताब वहाँ पे लगा के एक लाइब्रेरी उन्होंने शुरू कर दी। तो 10 सेंट की उन्होंने फी रखी। शाम को छूटने के बाद, स्कूल से छूटने के बाद 2 घंटे के लिए 3 to 5 कोई भी बच्चा 10 सेंट वहाँ पे दे के वो लाइब्रेरी में आ सकता है और लाइब्रेरी में आके जितनी किताब पढ़नी है उतनी पढ़ सकता है। 2 घंटे में जितनी भी किताब पढ़ सकता है। तो 10-10 मिनट में वो लेने को जाएंगे तो 10-15 सेंट या 10-20 सेंट की एक बुक मिलती थी, लेकिन 10 ही सेंट में उनको 3-4-5 किताब जितनी भी पढ़ सकते हैं उतनी देर में। तो बच्चों के लिए भी वो विन विन सिचुएशन था कि उतने ही पैसे में नई नई किताब उनको पढ़ने को मिलती थी। तो बहुत सारे बच्चे आने लगे। अभी वो पैसा कौन कलेक्ट करेगा? तो माइक की छोटी बहन थी, उसको उन्होंने वहाँ के लाइब्रेरी के मैनेजर बना दिया कि पैसा कलेक्ट करने का जिम्मेदार तुम्हारा, इसको एंट्री देने का, कौन आया उसका नाम लिखने का, उसने कितनी किताब पढ़ी वो सब रिकॉर्ड रखना है। तो लाइब्रेरी को भी रिकॉर्ड मेंटेन करना था, तो वो सब काम उसको दे दिया और उनको हर हफ्ते वहाँ से काफ़ी अच्छा पैसा मिलने लगा क्योंकि आसपास के काफ़ी बच्चे वहाँ पे आते थे। और वो तो बिना पैसे से एक बिजनेस कैसे किया जाता है वैसा उनको ये क्रिएटिविटी से आइडिया आया और वो आइडिया से उन्होंने ये एक बिजनेस चालू किया और 3 महीने तक उनका अच्छा सा बिजनेस चला। कुछ डॉलर्स उन्होंने कमाए। बाद में आसपास के कुछ बड़े बच्चे आ गए केवल उससे, तो काफ़ी उनको परेशान किया, कुछ तोफान किया। तो डिस्टर्बेंस होने की वजह से उनके रिलेटिव ने बोला कि नहीं, ये बिजनेस अभी तुम बंद कर दो, ये इतना एक्सपीरियंस तुम्हारे लिए काफ़ी है। तो उन्होंने सोचा कि और किसी को और कहीं पे ये ब्रांच खोल सकते हैं क्या, तो डेलीगेट किसको करें, लेकिन उनको कोई इतना अच्छा दर्जा मिला नहीं जो सिस्टमेटिक वो मैनेज करेगा, सिस्टमेटिक लाइब्रेरी चलाएगा। तो वो भी एक लेसन उनको सीखने को मिला कि डेलीगेट करना है तो क्वालिफाइड लोग जिसके ऊपर ट्रस्ट कर सकते हैं वो उतने आसानी से मिलते नहीं हैं, वो ढूंढ के निकालना पड़ता है। तो छोटे बच्चे थे तो उनके लिए उतना आसान नहीं था। तो ऐसे उन्होंने भी अपने जो माइक के पिताजी थे उनसे बहुत कुछ लेसन्स फाइनेंस के बारे में सीखे हो। तो वो कहते हैं कि जो संस्कार मुझे सीखने थे तो वो मेरे एजुकेटेड जो पिताजी थे उनसे मैंने सीखे, लेकिन फाइनेंस के बारे में जब भी एडवाइस लेनी थी तो मैंने माइक के पिताजी से सीखा। तो माइक के पिताजी को रिच डैड कहते हैं, अपने पिताजी को पुअर डैड कहते हैं। तो दोनों ने शुरुआत अपनी जिंदगी की रिच डैड और पुअर डैड में वो करीब करीब एक ही लेवल से शुरुआत की थी। तो और जो रिच डैड थे माइक के पिताजी वो ज़्यादा पढ़े हुए नहीं थे, ग्रेजुएशन भी नहीं हुआ था उनका, कुछ पढ़ाई करने के बाद वो बिजनेस में आ गए थे, लेकिन उनका सोचने का तरीका अलग था। फाइनेंस के बारे में उनके ख्याल अलग थे, उनकी एटीट्यूड अलग थी। और रॉबर्ट कियोसाकी के जो रियल फादर थे पुअर डैड, उनकी एटीट्यूड अलग थी, वो टिपिकल मिडिल क्लास के हिसाब से थिंक करते थे और हमेशा पैसे के बारे में वो हमेशा तकलीफ में रहे पैसे के लिए। तो वो दोनों के पास से उनको कैसे एडवाइस मिलती थी, क्या एडवाइस मिलती थी? तो ये जो किताब उन्होंने लिखी रिच डैड पुअर डैड, तो वो किताब में उन्होंने इसके बारे में बहुत सारे एग्जांपल्स दिए कि रिच डैड उनको क्या कहते हैं और पुअर डैड उनको क्या कहते हैं।
एक एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे कि वो उनको पूछते हैं कि छोटे बच्चे कुछ भी पूछ सकते हैं, वो 9-10 साल की उम्र में। एक दिन वो चले गए अपने पिताजी के पास, बोले आप पैसेदार क्यों नहीं है? आपके पास पैसा रहता तो हमारे पास भी बड़ी गाड़ी रहती है, हम लोग घूमने जाते थे, तो बाकी के बच्चे हमको भी पिकनिक में लेके जाते थे, आप पैसादार क्यों नहीं है? तो जो ओल्ड एज थे उन्होंने क्या जवाब दिया कि अभी तुम्हारा और तुम्हारे भाई बहनों का सबका इतना एजुकेशन का खर्चा, तुम्हारा खाने पीने का, रहने का, ये सब खर्च मैं करता हूँ। मेरा इतना ही लिमिटेड इनकम है जो पगार की, तो उसमें से इतना खर्च करने के बाद मेरे पास क्या पैसा बचेगा? तो मैं पैसादार कैसे हो सकता हूँ? तो पूरा खर्चा तो मेरे बच्चों के पीछे हो जाता है। तो उसका कहने का था बिकॉज किड्स आई एम नॉट रिच, बच्चे हैं तो बच्चे के पीछे मेरा पैसा कर देगा। फिर उसका दोस्त जो माइक था उसके साथ वो उनके पिताजी के पास गया, तो माइक ने भी ऐसा ही पूछा कि आप पैसादार क्यों नहीं है? तो उसने कहा कि ठीक है, मेरा जीवन तो कैसे भी निकल गया है, लेकिन तुम्हारे लिए तो मुझे पैसा रिच बनना ही है, तो तुम्हें मुझे वो हर सुविधा देनी है जो मुझे मिली या नहीं मिली, लेकिन तुम्हारे लिए मुझे रिच बनना ही है। तो दोनों की परिस्थिति एक ही थी, लेकिन उनका सोचने का तरीका थोड़ी अलग था। एक कहता है बच्चे हैं इसलिए मैं रिच नहीं बन सकता, दूसरा कहता है कि बच्चे हैं तो मुझे रिच बनना ही है। ये उनकी पहली किताब है, रिच डैड पुअर डैड। उन्होंने 4 क्वाड्रेंट बनाए हैं। तो नॉर्मली हमारी इनकम कैसे होती है, किस अलग अलग प्रकार से इनकम हो सकती है, कोई कहेगा? एक बिजनेस इनकम हो सकती है, रेंट मतलब कि इन्वेस्टमेंट, रॉयल्टी है, डिविडेंड है, वो भी इन्वेस्टमेंट हो गया। हाँ, नौकरी करके पगार मिलता है, सैलरी मिलती है। तो मतलब ई मतलब एम्प्लॉय, बी है बिजनेस के लिए, आई है इन्वेस्टमेंट के लिए, और एस है वो सेल्फ एम्प्लॉय। तो ऐसा 4 उन्होंने डिवीजन कर दिया कि दुनिया की कोई भी इनकम ले इस 4 के अंदर से कोई एक में आ जाएगी। तो ये चारों इनकम में क्या फर्क है? एम्प्लॉय मतलब यू हैव ए जॉब, बिजनेस ओनर यू ओन ए सिस्टम एंड पीपल वर्क फॉर यू, सेल्फ एम्प्लॉयड यू ओन ए जॉब, इन्वेस्टर मनी वर्क फॉर यू। इसमें एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉयड में क्या फर्क है? तो कहते हैं यू हैव ए जॉब, सेल्फ एम्प्लॉयड यू ओन ए जॉब। वो भी एक प्रकार से जो भी है, लेकिन उसके मालिक खुद है, वो काम उतना ही करना है, उनको भी सुबह से शाम काम करना पड़ता। और उनकी हिसाब से जो डेफिनेशन उन्होंने बिजनेस की करी है, तो बिजनेस कैसा बिजनेस, नॉर्मल तो बिजनेस कहते हैं, उसमें और उनके बिजनेस के अंदर काफी कुछ अंतर है। जितने भी स्मॉल बिजनेसमैन है, शॉपकीपर्स है, प्रोफेशनल्स है, वो सब सेल्फ एम्प्लॉयड है। एक बिजनेस मामले पे जहाँ पे कुछ सिस्टम है, 400-500 लोग काम करते हैं, तो वहाँ पे उसको बिजनेस विद सिस्टम कहा जाता है। अभी ये ई और एस है वो लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द क्वाड्रेंट में है, और बी और आई है वो राइट हैंड साइड में है। तो लेफ्ट और राइट में क्या फर्क है, कोई कह सकता है?
जैसा उन्होंने बताया, लेफ्ट में जब काम करेंगे तब तक इनकम मिलेगी, राइट में काम करेंगे कि नहीं करेंगे इनकम आती रहेगी। तो लेफ्ट में एक्टिविटी बेस्ड इनकम है, काम नहीं किया तो इनकम बंद, नो वर्क नो पे। यहाँ पे बिजनेस या इन्वेस्टमेंट है वो काम करेगा, तो काम किया या नहीं किया इनकम आती रहेगी। तो दुनिया का जो पॉपुलेशन है तो 90% लोग लेफ्ट हैंड साइड पे हैं और 10% लोग राइट हैंड साइड पे हैं, और वो 90% लोग दुनिया की 10% वेल्थ के ऊपर सर्वाइव होते हैं, और ये जो 10% लोग हैं वो 90% वेल्थ एंजॉय कर रहे हैं। तो कहाँ पे होना अच्छा है, लेफ्ट में कि राइट में? के हिसाब से कहाँ भी तो राइट में रहेंगे तो यार फाइनेंशियली फ्री। लेफ्ट साइड में क्या करना पड़ता है, इंडिविजुअल एफर्ट, इनएक्ट इनकम, मतलब इनकम लिमिटेड है आपकी, और एक्टिव है, जब तक एक्टिव है इनकम मिलेगी, जब काम बंद तो इनकम बंद। तो भी प्रोफेशनल है, डॉक्टर्स है, इंजीनियर्स है, ऑफिस में नहीं गए, ऑफिस नहीं खोला तो क्लाइंट्स आएंगे नहीं, इनकम आएगी नहीं। जब भी वो वेकेशन पे जाते हैं तो क्या होता है कि क्लाइंट नहीं मिलते हैं, इनकम बंद हो जाती है, खर्चा चालू रहता है। तो राइट हैंड साइड में क्या होता है, टीम वर्क, तो उसके साथ मिलकर काम करते हैं, इनफिनिट इनकम, कितनी भी इनकम क्रिएट कर सकते हैं। और पैसिव इनकम, काम किया कि नहीं किया इनकम आती रहती है, एक बार उनको सेटअप करना है, एक बार सेट हो गया तो इनकम हमेशा आती रहती है। एम्प्लॉय कैसे दिखाई देते हैं, 85% लोग या तो नौकरी में है, 12% सेल्फ एम्प्लॉयड है, 3% बिग बिजनेस में है, और 3% इन्वेस्टमेंट में। ये वेस्टर्न कंट्रीज में है, हमारे यहाँ इससे शायद और भी कम हो सकता है ये रेशियो। तो उन्होंने रॉबर्ट कियोसाकी ने क्या सजेस्ट किया है कि आप तो लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड जाना है तो कैसे जा सकते हैं, बोले एम्प्लॉय से या तो आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो सकते हैं, अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। सेल्फ एम्प्लॉयड से कुछ एक्सपीरियंस हो गया, कुछ पैसा बनाया, तो आगे आप जाके बिजनेस अपना कर सकते हैं, बिजनेस सिस्टम डेवलप कर सकते हैं। और बिजनेसमैन हो गए तो अल्टीमेटली आप इन्वेस्टर हो सकते हैं। लेकिन जरूरी नहीं है ऐसे ही जाना है, ये आइडियल वे है। लेकिन डायरेक्ट भी कोई एम्प्लॉय है वो भी इन्वेस्टमेंट छोटे पैमाने पे कर सकते हैं और डायरेक्ट भी इन्वेस्टर बन सकते हैं। तो जो लेफ्ट हैंड साइड में क्वाड्रेंट में लोग है पुअर एंड मिडिल क्लास, तो वो किससे मोटिवेट होते हैं, या डर से या लालच से, या उनको डर रहता है कि अगले महीने का खर्चा कैसे निकलेगा, बिल कहाँ से भरेंगे, तो वो अगर नौकरी नहीं है तो नहीं भर सकेंगे, तो डर है। या तो उनको अच्छी और नौकरी है तो और भी कुछ लालच रहेगी कि इतना और सैलरी बढ़ जाएगी, तो इतना कुछ पगार ज़्यादा मिलेगा तो उसमें से कुछ और मैं ले सकूँगा। तो कैरेट इंडस्ट्री तो उनको पैसे का कैरेट आगे दिखाया जाता है, जो कि एक इल्यूजन है कि और मिलेगा और मिलेगा, और उसके पीछे कैरेट रेस में पूरी जिंदगी काम करते रहते हैं। कैश फ्लो पैटर्न कैसी होती है,
जो गरीब आदमी है उनके पास जितनी इनकम आती है उतना ही खर्च हो जाता है, जितना पगार आया उतना पगार में संभव वो सर्वाइव कर लेते हैं। मिडिल क्लास का क्या होता है कि उनका जो पैसा आता है उससे ज़्यादा वो खर्च करते हैं, क्योंकि उन्होंने पहले से लायबिलिटी क्रिएट करके रखी है। क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करते हैं, क्रेडिट कार्ड से लोन, बैंक से लोन लेके घर लिया, क्रेडिट कार्ड से कुछ खर्चे करते हैं, मोटर कार भी लोन इंस्टॉलमेंट में परचेज करते हैं, फॉरेन टूर पे जाना है तो इंस्टॉलमेंट से वो पैसा पेमेंट करते हैं। तो जितना पैसा आता है उससे ज़्यादा उनका खर्च हो जाता है। और रिस्टार्ट पैटर्न क्या होता है कि उन्होंने जो एसेट्स क्रिएट की है वो एसेट में से उनको इनकम मिलती है, तो उसमें से कुछ उनको खर्च के लिए लगते हैं, बाकी का पैसा जो बचता है वो फिर से नई एसेट लेने में वो इन्वेस्ट कर देते हैं। जो जॉब है, पहला चार्ट है वो पुअर का है, जॉब से पैसा आया एक्सपेंस के कॉलम में सीधा चला गया। ये मिडिल क्लास का चार्ट है, इनकम आती है उसमें से भी खर्चा जाता है, और उन्होंने जो लायबिलिटी क्रिएट करके रखी है, घर का मॉर्गेज, क्रेडिट कार्ड के करते हैं, कार के लिए करते हैं, तो वो सब के इंस्टॉलमेंट उनको करने पड़ते हैं। और ये रिच लोगों का चार्ट है, उन्होंने एसेट्स क्रिएट करके रखी है, वो एसेट्स से इनको इनकम मिलती है, इनकम में से वो थोड़ा खर्च करते हैं और बाकी का पैसा फिर से इन्वेस्ट करते हैं, नई एसेट्स क्रिएट करते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या होता है, यू आर रेंटिंग योर लाइफ, एक्सचेंजिंग टाइम फॉर मनी। राइट हैंड साइड में क्या होता है, ओनिंग योर लाइफ, आपकी जिंदगी के आप खुद मालिक है, आपको क्या करना है आप खुद तय करते हैं। वहाँ पे है कैरिंग बकेट्स, मतलब कि बकेट्स का मतलब क्या हुआ कि एक छोटे गांव का हम उदाहरण लेंगे, तो गांव में पानी की समस्या थी, तो गांव से थोड़ी दूर एक नदी थी, तो नदी से लोग बकेट के अंदर पानी भर के लेके आते थे बाल्टी में। तो उन्होंने सोचा कि ये हर रोज इतना तकलीफ होती है, अगर हम पाइपलाइन लगा दे रहे नदी से गांव तक तो सबको इतना बाल्टी भर भर के लाना नहीं पड़ेगा पानी। तो कुछ लोग तो किया जा सकता है, नहीं किया सकता है, बोले नहीं किया जा सकता है। तो उन्होंने दो दोस्त थे, उनको बोला कि चलो सब लोग जाते हैं उसकी जगह आपको हम पैसा देंगे, तो आप जाके बाल्टी में पानी भर भर के लाने का, सबको पहुंचाने का, और एक बाल्टी का कुछ उन्होंने तय कर दिया कि इतना पैसा पर बाल्टी आपको मिलेगा। बोले ठीक है। और दोनों जाते थे, बाल्टी लेके आते थे, एक घर में दे दिया, फिर दूसरे घर में दे दिया, अब सब गाँव के लोग जमा करके उनको पैसा देते थे। फिर एक दोस्त को बहुत कंटाला आ गया, बोला ये बहुत मेहनत का काम है, इसमें कब तक मैं बाल्टी उठा सकता हूँ, अभी ना कभी तो मैं थक जाऊँगा, आगे फिर मेरा शरीर उतना काम नहीं करेगा। उसने सोचा मुझे कुछ करना पड़ेगा, तो उसने पाइपलाइन बनाने की शुरुआत की। उसके दोस्त को भी उसने बोला कि हम दोनों मिलके बनाते हैं, तो उसके दोस्त को उतना कुछ आइडिया बचा नहीं, बोला नहीं मुझे नहीं बनाना है, तुमको बनाना है तो तुम बनाओ। तो उसके दोस्त ने काम शुरू किया, सब काम हो जाने के बाद वो अपने फ्री टाइम में जाके वो पाइपलाइन बना था। तो पाइपलाइन धीरे धीरे उसको कुछ साल लगे, 4-5 साल लगे, रोज थोड़ा सा काम करता था, रोज थोड़ा काम करता था। तो 5 साल के बाद जब पाइपलाइन बन गई तो अभी उसको पानी लाने की जरूरत नहीं रही, जिसको भी पानी चाहिए उसके घर पे आके जो बाकी का पैसा देता था उतना ही पैसा उसको नल से पानी लेने का मिल गया। तो वो अपने नल से पानी देने का पैसा देता था, वहाँ तक उनको नदी तक जो चलते जाना पड़ता था वो जाने की आवश्यकता नहीं रहती। तो पाइपलाइन बनाए तो एक बार मेहनत की, उसने 5 साल मेहनत की, लेकिन
जिंदगी भर उसको पानी आता रहा। तो नौकरी और बिजनेस या इन्वेस्टमेंट में भी वही फर्क है। नौकरी करना मतलब कि बकेट से हम लोग पैसा लाते हैं, हर महीने जॉब करते हैं, सर्विस किया, उसका पगार मिलता है। फिर धीरे धीरे कुछ इन्वेस्टमेंट करेंगे या बिजनेस सिस्टम डेवलप करेंगे, तो इन्वेस्टमेंट धीरे धीरे आहिस्ता आपका बढ़ता जाएगा। तो इन्वेस्टमेंट से इनकम होगी वो पाइपलाइन हो जाएगी। तो जो बकेट है वो बाल्टी आपकी कैसी अलग अलग प्रकार से हो सकती है। किसी की छोटी बाल्टी है, किसी की मीडियम साइज की है, किसी की बड़ी बाल्टी है, किसी की बाल्टी स्टील की है, किसी की सिल्वर की है, चांदी की है, और किसी की गोल्ड की बाल्टी है, लेकिन है वो है बाल्टी। तो जो प्रोफेशनल्स है, सेल्फ एम्प्लॉयड है, तो उनकी बाल्टी या तो चांदी की हो सकती है या सोने की भी हो सकती है, छोटे जो बिजनेस लोग हैं। लेकिन फिर भी वो बाल्टी की इनकम यही है, जब तक आपको टाइम की फ्रीडम नहीं मिलती है कि आप जहाँ पे जाना चाहें, जो भी पैसा आपको मिलता है उसको एंजॉय नहीं कर सकते, तो आप पार्टी की इनकम पा रहे हैं। तो टाइम की फ्रीडम जब मिलेगी, साथ तो रियल फाइनेंशियल फ्रीडम मिलती है, तो आपने पाइपलाइन क्रिएट किया, तो बिल्डिंग पाइपलाइंस। अभी ये दो क्वाड्रेंट के बीच में एक दीवार है, वहाँ पे लिखा है लिमिटेशन वॉल। तो यहाँ से यहाँ जाने के लिए काफ़ी कुछ लिमिटेशंस नज़र आते हैं, सब लोग वहाँ पे जा नहीं पाते हैं। तो यहाँ से वहाँ कैसे जा रहे, वो लिमिटेशन की वॉल को ओवरकम कैसे करें, क्या कर सकते हैं? और तो वो दीवार को तोड़ सकते हैं या उसमें दरवाजा लगा सकते हैं। उसमें दरवाजा बना देंगे तो भी जा सकते हैं उधर। तो उनसे हमने कुछ ये किताब से कुछ लेसन्स उनको मिले हैं। तो पहला लेसन है रिच डोंट वर्क फॉर मनी, पुअर एंड मिडिल क्लास वर्क फॉर मनी, रिच थिंक ऑफ वेज टू मेक मनी वर्क फॉर देम। क्या होता है हमारे स्कूलों में, हमें क्या सिखाया जाता है स्कूल कॉलेज में कि पैसे के लिए कैसे काम करना। जो भी डिग्री मिलती है, तो बीकॉम किया, बीए किया, एमबीए किया, तो अल्टीमेटली सोचते हैं कि अच्छी जॉब मिल जाएगी, नौकरी मिल गई अच्छी तो सेटल हो जाएंगे। मतलब कि हम पैसे के लिए हमारा समय देते हैं। तो हमें क्या सीखना है कि जो नहीं सिखाया गया है कि पैसे को हमारे लिए काम कैसे करना है। तो पैसा अगर हमारे लिए काम करने लगेगा तो हम अमीर बन सकते हैं। Thinking and learning requires energy, passion and burning desire. Fear prevents many people from becoming rich. Right is financial literacy. Money cannot work for you unless you understand how money works. जब तक ये हम समझ नहीं लेंगे कि पैसा कैसे काम करता है, तब तक वो हमारे लिए काम करेगा नहीं। तो सिर्फ मेहनत करने से या फॉर्मल एजुकेशन लेने से हम लोग पैसा कैसे काम करता है वो नहीं सीख सकते। इसके लिए फाइनेंस के बारे में सीखना, जानकारी में लेना बहुत जरूरी है। Current education system does not teach how money works. Most educated people do not know or do not understand basics of money management. तो हम यहाँ पे छोटी सी 3 मिनट की एक फिल्म देखेंगे रॉबर्ट कियोसाकी के पर। उन्होंने खुद क्या बताया है कि ये फाइनेंशियल लिटरेसी क्या है।
Hello, my name is Robert Kiyosaki, and I'm best known for writing the book Rich Dad, Poor Dad. What I'm here today to say welcome to our website and give you a little background information of what makes Rich Dad's financial education different than other financial information companies. First of all, I want to talk about the importance of education. You see, in the world today, we go to school for academic education, reading and writing, and that's very, very important. My poor dad was a PhD, the head of education in the state of Hawaii, and he really stressed the importance of academic education, and it is. Unfortunately, being the superintendent of education's son, I was the brightest kid around, and I did flunk out of high school twice because I had a hard time reading and writing. Now, I did graduate from college. I do have a Bachelor of Science degree, but I'm not very good at academic education. Professional education is where they become, a doctor or a mechanic or a web programmer or whatever you do. So professional education is very important, and my mother wanted me to be a doctor, but because my academic grades were so bad, she said, well, I guess you won't be a doctor. And the third type of education that's required, especially today, to be successful, is financial education. And unfortunately, our school systems do not teach us much about money. For some reason, our school systems seem to think, that money might be the root of all evil or something. Yet to be successful in the world today, financial education is extremely important. Because of this lack of financial education, we see the rich getting excessively rich. Today we have kids who are 20 years old who are billionaires, and guys my age, after working 40 years, have nothing to show for it. So the gap between the rich and the poor is dangerously extreme. Many of the middle class are going from middle class to poor. So that's why financial education is crucial today if you want to keep your head above water. Because ultimately, this is your greatest asset. You are responsible for your education and what goes in your head. And what the Rich Dad Company does is provide the financial education my rich dad gave me. When I was just 9 years old, my rich dad began to teach me to be a rich man playing the game of Monopoly. And mostly said the formula for great wealth was found in this great game board, and most of us know the formula for great wealth. It's 4 greenhouses, 1 red hotel. So as a little boy, at 9 years old, I learned that. And today, even though I wasn't good academically, I'm not too strong professionally, I'm a wealthy person because my rich dad took the time to teach me the importance of financial education. So to be successful today, we need academic, professional, and financial education. And financial education, what the Rich Dad Company is all about. तो अगर फाइनेंशियल इंटेलिजेंस, फाइनेंशियल एजुकेशन हम सीख लेते हैं, फाइनेंस कैसे वर्क करता है, तो जानकारी आपको उतना धन कमाने के लिए सक्षम कर देंगे कि आपके जनरेशन्स के लिए वो धन उतना चलेगा, उतना धन आप कमा सकते हैं। वो एजुकेशन पाना बहुत जरूरी है। Financial literacy teaches that it does not matter how much money you make, but how much money you keep. मतलब कि आपको कितना पैसा मिल रहा है वो उतना अगर इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन जो भी पैसा मिलता है, जब सैलरी से मिलता है या सेल्फ एम्प्लॉयड से मिलता है या बिजनेस से भी मिलता है, तो उसमें से कितना पैसा आप रखते हैं, आपके पास कितना रहता है। It also teaches you that investment can be made at any income level, and if you invest today, you will guarantee your financial future. Learn to differentiate between asset and liability. अभी उनका एक चीज उन्होंने सिखाई है, जैसे कि एसेट क्या है और लायबिलिटी क्या है। ये कहेगा एसेट किसको कहते हैं।
जो इनकम जनरेट करते हैं वो एसेट। और लायबिलिटी Financial burden on his तो आपका घर है वो एसेट है कि लायबिलिटी है? एसेट कितने लोग देते हैं हाथ ऊपर की? और लायबिलिटी कितने लोग देते हैं? तो अकाउंटिंग के हिसाब से अजय भाई को चार्टर्ड अकाउंटेंट पूछेंगे तो वो बोलेंगे कि घर है वो एसेट आता है, क्योंकि अकाउंटिंग के नियमों के अनुसार वो एसेट के अंदर जाता है। लेकिन उन्होंने बहुत ही एक सिंपल डेफिनेशन दिया है कि एसेट क्या है और लायबिलिटी क्या है। जो एसेट है पुट्स मनी इन योर पॉकेट, जो आपके जेब में पैसा लाता है तो वो एसेट है, और जो आपके जेब से पैसा निकलता है वो लायबिलिटी है। तो अगर घर आपने लिया तो आपने खुद के पैसे से लिया या बैंक के पैसे से लिया, अपने पैसे से लेने के बाद भी अगर वो आपके जेब से पैसा निकलता है तो वो लायबिलिटी है, क्योंकि आप हाउस टैक्स भरते हैं, मेंटेनेंस चार्ज भरते हैं, तो वो के बावजूद भी वो फिर लायबिलिटी ही है। लेकिन अगर वो घर आप किसी को रेंट पे देते हैं और उसमें से रेंट की इनकम होती है और वो इनकम उतना रेंट मिलता है कि सब खर्चा निकालने के बाद भी कुछ पैसा बचेगा आपके पास, तो फिर वो एसेट है। तो मतलब कि सिर्फ घर होने से वो एसेट या लायबिलिटी नहीं होता है, लेकिन वो घर से आपको पैसा मिलता है तो वो एसेट है, अगर पैसा जाता है तो वो लायबिलिटी है। लेकिन वो घर से आपको सुख और शांति मिले तो financially more फाइनेंशियली he is talking only financially. अभी हम फाइनेंस के बारे में बात कर रहे हैं, वो एसेट है कि नहीं, वो करना चाहिए नहीं लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, वो हम चर्चा नहीं कर रहे। हम चर्चा ये कर रहे हैं कि वो एसेट है कि लायबिलिटी है। मतलब लायबिलिटी हो, लेकिन लॉन्ग टर्म इनकम तो है उसका, एसेस तो है, मेंटेनेंस छोटा सा लायबिलिटी होता है। हाँ, फिर भी लायबिलिटी तो है। छोटा सा लायबिलिटी You want to run your वो house. अगर आपका ही खुद का पैसे से लिया है तो, और आपने लोन लिया है और लोन लेके घर लिया है तो कितना बड़ा लायबिलिटी हो, कितने साल तक वो इंटरेस्ट भरना पड़ेगा। टाइप्स ऑफ एसेट, एसेट्स कितने प्रकार के होते हैं? एक है पेपर एसेट्स, इसमें शेयर्स है, बॉन्ड्स है, म्यूचुअल फंड है, इंश्योरेंस है। फिर आपको पोर्टफोलियो इनकम मतलब कि डिविडेंड की इनकम मिलती है। रियल एस्टेट, रेसिडेंशियल एंड कमर्शियल प्रॉपर्टी, तो वहाँ से आपको पैसिव इनकम मिलती है। एक बार वो प्रॉपर्टी आपने परचेस कर लिया तो उसका रेंट हमेशा आपको मिलता रहेगा। एक बार वो क्रिएट करने के लिए आपको मेहनत करना है, और वो आप बहुत तरीके से ले सकते हैं। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आपके पास बहुत सारे पैसे लाखों रुपया है तो ही प्रॉपर्टी ले सकते हैं, कम पैसे से भी प्रॉपर्टी ले सकते हैं। बिजनेस अगर आप डेवलप करेंगे विद सिस्टम तो वहाँ से भी आपको पैसे इनकम है। तीसरा लेसन है माइंड योर ओन बिजनेस। इसका मतलब क्या है, वो क्या कहना चाहते हैं? रॉबर्ट कियोसाकी का इसके ऊपर एक ऑडियो कैसेट भी है पूरा 1 घंटे का, माइंड योर ओन बिजनेस। उनका कहना है कि आप अपना जो काम करते हैं तो आप अपने लिए कर रहे हैं कि और किसी के लिए कर रहे हैं। अगर आप और किसी के लिए कर रहे हैं तो आप और किसी का सपना साकार करने के लिए काम कर रहे हैं, आप अपना सपना साकार करने के लिए काम नहीं कर रहे। योर बिजनेस रिवॉल्व्स अराउंड योर एसेट कॉलम एज अपोज्ड टू योर इनकम कॉलम। तो आपको अपना खुद का एसेट्स कैसे क्रिएट करना है उसके ऊपर फोकस करेंगे तो आप एक बन सकते हैं। जो अमीर आदमी है नॉर्मली उनकी क्या होती है, कंपनीज होती है, कॉर्पोरेशन होते हैं, और
जो मिडिल क्लास और पोर लोग हैं वो क्या करते हैं, वो कंपनीज में नौकरी करते हैं, वहाँ पे काम करते हैं। तो अमीर आदमी के साथ क्या कहते हैं, तो पहले उनके पास पैसा आता है, जो भी ग्रॉस इनकम आती है वो पहले आती है, उसमें से वो खर्च करते हैं, सबको पगार देते हैं, किसी रॉ मटेरियल परचेज करते हैं, और बाद में जो पैसा बचेगा उसमें से अगर प्रॉफिट हुआ तो उसके ऊपर उनको टैक्स भरना पड़ता है। और जो नौकरी करते हैं उनके साथ क्या होता है कि जैसे उनका पगार आता है उसमें से TDS कट होता है, तो पहले टैक्स सरकार वहाँ से ही ले लेते हैं डायरेक्ट, आपके तक वो पहुँचता भी नहीं है, तो बाकी जो पैसा बचा उसमें से आप खर्च करते हैं, तो पैटर्न चेंज हो जाती है, वो पहले खर्च करते हैं बाद में टैक्स भरते हैं। कंपनीज है जो रिच पीपल है, राइट हैंड साइड पे जो लोग हैं, और लेफ्ट हैंड साइड पे जो लोग हैं उनको क्या करते हैं, पहले टैक्स भरना पड़ता है, और वो हाईएस्ट टैक्स, सबसे ज़्यादा टैक्स कौन भरता है, जो नौकरी करते हैं वो सबसे ज़्यादा टैक्स भरते हैं, क्योंकि उनको कोई एग्जम्पशन नहीं मिलते हैं। तो बिजनेस के अंदर बहुत सारे एग्जम्पशन मिलते हैं, बहुत सारे करते हो कर सकते हो, और कुछ कम लोअर रेट ऑफ टैक्स में उनको करने का मौका मिलता है। प्रॉपर्टी इन्वेस्टर को भी बहुत सारे इन्वेस्टमेंट ऐसे है कि जिसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगता है, अभी डिविडेंड के ऊपर कोई टैक्स नहीं लगता है। अगर प्रॉपर्टी आपके पास है तो उसके ऊपर 30% डायरेक्ट डिडक्शन मिलता है, वो डिडक्शन खर्चा किया या नहीं किया, लेकिन प्रॉपर्टी इनकम के ऊपर डिडक्शन मिलता है, तो डिडक्शन लेने के बाद जो बचेगी वो इनकम के ऊपर आप टैक्स भरते हैं। तो परसेंटेज के वाइज देखे जाएगा तो परसेंटेज में वो नौकरी के ऊपर जो लोग टैक्स भरते हैं वो परसेंटेज से उनका परसेंटेज कम हो जाएगा। अगर प्रॉपर्टी सेल कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म बेनिफिट होगा तो उसके ऊपर भी टैक्स लो है। अगर पूरा पैसा इसमें टैक्स भरेंगे तो 20% भी टैक्स भरना पड़ता है, और वो भी आप अगर री इन्वेस्ट कर देते हैं तो वहाँ पे भी कुछ भी टैक्स नहीं भरना पड़ता है। तो जो कानून है वो इन्वेस्टर्स और बिजनेस के फेवर में ज़्यादा बने हुए हैं कंपेयर टू जो लोग नौकरी करते हैं। वर्क टू लर्न, डोंट वर्क फॉर मनी। काम क्यों करना है? अगर हम नौकरी करने जाते हैं तो बेसिकली फॉर यंग पीपल की शुरुआत काम करने जा रहे हैं तो पर्पज होना चाहिए कि ये कंपनी से मैं क्या सीखूं, जो भी मुझे अपना बिजनेस स्टार्ट करना है तो बिजनेस कैसे होता है वो मैं सीखने के लिए जा रहा हूँ, तो कंपनी से वो ट्रेनिंग लेने के लिए मैं जा रहा हूँ। The author concludes by stating that parents should teach these lessons to their children early enough in order to guarantee their children's financial future. तो बच्चों को ये पाठ जितनी जल्दी उनको सिखाएंगे तो वो समझ लेंगे तो उतना जल्दी उनके फ्यूचर के लिए अच्छा है। It's never too late. Start building your financial empire. चाहे आज जो भी एज में आप हैं, आज से शुरुआत कर सकते हैं। तो मैंने जो चीज नक्की करते हैं कि आप पैसादार बनेंगे या मिडिल क्लास में रहेंगे, कितना पैसा आप कमाते हैं और वो पैसे के साथ आप क्या करते हैं। Do you really want to become wealthy? Then you have to commit to using the excess money you own to buy assets rather than buying nice cars and vacations. Then use the cash flow from your investment to buy nice things. तो क्योंकि हमें मालूम नहीं है कि एसेट्स क्या है और लायबिलिटीज क्या है, बहुत बार क्या होता है हम लोग लायबिलिटी को एसेट समझ के उसमें पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं। तो वो हमारी प्रायोरिटी लेनी चाहिए कि एसेट्स क्रिएट करनी है जहाँ से इनकम क्रिएट होगी। एक बार एसेट्स क्रिएट हो गई उसके बाद हम लायबिलिटीज को परचेज कर लेंगे तो हम कर सकते हैं, लेकिन हम प्रायोरिटी पहले एसेट्स के ऊपर लेनी चाहिए। तो लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में जाना है तो सबसे बड़ी पहला परिवर्तन कहाँ पे करना पड़ता है? हमारी सोच में। तो माइंड सेट डिफरेंट है।
तो पुअर एंड मिडिल क्लास कैसे सोचता है और फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट और रिच लोग कैसे सोचते हैं, उसमें क्या फर्क है वो हम देखेंगे। They believe life happens to them, victimized. ये हमारे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, तो भगवान ने ऐसा क्यों किया, मुझे ऐसे परिस्थिति में क्यों डाल दिया। तो हम क्या क्या करते हैं, पावर हमारे पास कंट्रोल नहीं रखते हैं, पावर हम किसी और के पास दे देते हैं। ये इसके लिए कौन जिम्मेदार है, तो हम कहते हैं और कोई जिम्मेदार है, मैं जिम्मेदार नहीं। ये लोग क्या कहते हैं, आई क्रिएट माई लाइफ, दैट्स फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो पूरी जिम्मेदारी उन्होंने अपने ऊपर ले ली कि जो भी मेरी जिंदगी जो करना है वो मैं करता हूँ, मैं जिम्मेदार हूँ। तो जब भी जिम्मेदारी करते हैं तो क्या होता है, पावर मिलता है। जिम्मेदारी दूसरे के ऊपर डाले तो कंट्रोल आपने और किसी को दे दिया। ये प्ले मनी गेम नॉट टू लूज, उसका मतलब क्या होगा कि हारना नहीं है, मतलब सेफ एंड सिक्योर, They don't take risk. रिस्क नहीं लेना है। तो हारना नहीं है, सिक्योर, एकदम सिक्योर होना चाहिए। तो सिक्योर रहने से क्या हो गया, ये प्लेयर मनी गेम टू विन, तो वो जीतने के लिए करते हैं तो क्या करते हैं, रिस्क लेते हैं। तो एक कविता मैं पढ़ता हूँ रिस्क के ऊपर। टू लाफ इज टू रिस्क अपीयरिंग द फूल, टू वीक is risk appearing sentimental. To expose feelings is to risk exposing your true self. To place ideas and dreams before a crowd is to risk being called nailed. To love is to risk not being loved in return. To live is to risk dying. To hope is to risk despair. To try is to risk failure. But risk must be taken because the greatest hazard in life is to risk nothing. The person who risks nothing, does nothing, has nothing, is nothing and becomes nothing. They may avoid suffering and sorrow, but they cannot learn, feel, change, grow, love, live. Chained by their attitude, they are slaves. They have forfeited their freedom. Only a person who risks is truly free. It's a poem by Janet Rand. तो हमें जिंदगी में कुछ भी पाना है तो रिस्क लेना बहुत जरूरी है। कैलकुलेटेड समझ के रिस्क लेंगे तो बिना रिस्क लिए कुछ पा नहीं सकते। जो लेफ्ट हैंड साइड में वो भी अमीर बनना चाहते हैं लेकिन सिर्फ चाहते हैं। इट्स लाइक ए विशफुल थिंकिंग। दे आर कमिटेड टू बीइंग रिच। और जो उसके पीछे मेहनत करता है, जैसे वो एग्जाम्पल हमने देखा कि जो आदमी गांव से बकेट में लाते थे तो एक आदमी ने कहा कि नहीं मैं पाइपलाइन बनाऊंगा, तो पाइपलाइन बनाने की मेहनत की, उसका कमिटमेंट था तो वो अमीर बन सका। They think small, think limitations with hope a lot. बहुत सारी उम्मीद रखते हैं लेकिन सोच उनकी छोटी है, ज़्यादा बड़ी बात सोच नहीं सकते। They think big, think possibilities, dream a lot. ये ड्रीम मतलब आँख खुली रख के जो सपना देखते हैं उसकी बात है, वो विजन बुक हम बनाते हैं। They focus on obstacles. ये काम तो कितना मुश्किल है, कैसे हो सकता है, ये तो ये करने लगा तो मैं फंस जाऊंगा। ये फोकस ऑन अपॉर्चुनिटीज। और राइट हैंड साइड पे जो लोग हैं वो अपॉर्चुनिटीज देखते हैं कि यहाँ पे कितना मुश्किल है वो नहीं पूछते हैं। आप क्या सवाल पूछते हैं अपने आप को, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने सक्सेसफुल लाइफ में कहाँ जाएंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड वाले पूछते हैं कि कितना हाउ डिफिकल्ट इट इज,
तो राइट हैंड साइड वाला पूछे कि इज इट वर्थवाइल। अगर वो वर्थवाइल है तो लाइफ में कुछ भी काम जो वर्थवाइल करना है वो आसान नहीं होता है, लेकिन एक बार कर लिया तो आप कुछ पा सकते हैं, जिंदगी में आगे बढ़ सकते हैं। There isn't rich and successful people. वो क्या करते हैं कि एडमायर अदर रिच एंड सक्सेसफुल पीपल। तो जो जिसके अमीर लोग हैं उनकी ईर्ष्या नहीं करते, वो उनका एडमायर करते हैं कि हाँ उन्होंने कुछ मेहनत की, उन्होंने कुछ अच्छे तरीके से काम किया है तो वो सक्सेस हुए। अगर उनसे कुछ हम सीखेंगे कि उन्होंने कैसे किया तो हम भी अमीर हो सकते हैं। तो अगर हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन, सीक्रेट मूवी कितने लोगों ने देखी, तो उसमें हमने देखा लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे काम करता है। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन से जो हम चीज को आकर्षित करते हैं, तो जिसके ऊपर फोकस करते हैं उसको आकर्षित करते हैं। अगर हम कहेंगे कि ये अमीर होना बुरी बात है और गलत तरीके से, गलत रास्तों से होते हैं, मतलब कि हम क्या अट्रैक्ट कर रहे हैं, गरीबी को दूर कर रहे हैं, गरीबी को अट्रैक्ट कर रहे हैं, अमीर को दूर कर रहे हैं। अगर हम सोचेंगे नहीं अमीर भी अच्छे हो सकते हैं, वो भी ऑनेस्टी से हम हो सकते हैं, तो हम अट्रैक्ट क्या करेंगे, बिजनेस अट्रैक्ट। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमारे लिए काम करेंगे। एसोसिएट विथ नेगेटिव एंड अनसक्सेसफुल पीपल, मतलब कि आप किसके साथ एसोसिएट होते हैं, तो योर फ्यूचर डिपेंड्स ऑन द काइंड ऑफ पीपल यू आर एसोसिएटिंग विद। आप 5 साल के बाद कहाँ पे होंगे वो अगर जानना है तो आज आपके आसपास देख लीजिए, आप हमेशा किसके साथ रहते हैं, किसके कॉन्टेक्ट में हैं। तो अगर नेगेटिव लोगों के साथ आपका ज़्यादा ना बैठना हो रहा है, उनके संसर्ग में ज़्यादा टाइम आप गुजार रहे हैं, तो आपके ऊपर भी उनकी असर आती है। अगर आप सक्सेसफुल और पॉजिटिव लोगों के साथ रहेंगे तो आपकी भी एटीट्यूड पॉजिटिव हो सकती है। इसलिए हम कहते हैं सत्संग में हमेशा आना चाहिए, सत्संग में रहने से पॉजिटिव एटीट्यूड में आते हैं। They think negatively about selling and promoting. अगर बिजनेस करना है तो हमें कुछ ना कुछ सेल करने की जरूरत हो सकती है। अगर इन्वेस्टमेंट करना है तो उसमें भी कुछ ना कुछ सेल करने की आवश्यकता हो सकती है। तो जिंदगी में जो भी हम करते हैं, अगर लड़का किसी के साथ प्यार कर रहा है तो उसके भी वो सेल कर रहा है, अपने सेल को सेल करता है कि अपनी इमेज एक बनाना ही उनको क्रिएट करनी है, तो उसको क्यों पसंद करेगी, तो वो आइडिया उसको सेल करते हैं। तो ऐसे लाइफ में हम लोग कुछ ना कुछ सेल करते ही है, लेकिन जब रियल लाइफ में बात आती है तो अगर कुछ बिजनेस सीखना है तो सेल करने से हमें डरना नहीं चाहिए। तो बहुत लोग सोचते हैं कि सेल करना हमारा काम नहीं है, वो कोई छोटा काम है, तो वो कोई छोटा काम नहीं, ऐसे भी हम कुछ ना कुछ जिंदगी के अलग अलग क्षेत्र में सेल करते ही हैं, तो उसे ग्रेसफुली एक्सेप्ट करके वो प्रमोट करना चाहिए। दे आर विलिंग टू प्रमोट एंड themselves and their values. They are smaller than their problem. तो कुछ भी तकलीफ आती है, कुछ कार्य जो लेते हैं तो प्रॉब्लम आया तो अरे बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ गया, अभी क्या कर सकते हैं, तो आप बड़े हैं कि प्रॉब्लम बड़ा है। अगर प्रॉब्लम को बड़ा देखेंगे तो उसको सॉल्व नहीं कर सकते हैं। यार बिगड़ देते हैं प्रॉब्लम, तो जो भी प्रॉब्लम आता है उसमें से वो कहते हैं कि हम लोग उसमें से कुछ सीखेंगे, उसका हल निकालेंगे। तो पॉजिटिव रहने से कुछ ना कुछ हल हमेशा प्रॉब्लम का मिल जाता है। हमारे एजुकेशन सिस्टम में क्या होता है कि स्कूल में हमें क्या सिखाया गया है, हमेशा पास होना है, फेल होना बहुत बुरी बात है। तो एक ये हमारा माइंड सेट हो गया कि कुछ भी काम करेंगे तो पास होना है, फेल नहीं होना है। इससे क्या होता है कि जीवन में जब भी स्कूल के बाहर आ गए और कुछ कार्य लिया हाथ में, तो हम लोग फेल होने से डरते हैं कि कोई भी काम में फेल नहीं होना है। तो फेल होने से डरेंगे तो क्या होगा कि वो कार्य हम करेंगे ही नहीं। जब तक डर रहे हैं तो कार्य करेंगे ही नहीं तो आगे बढ़ नहीं सकते।
तो फेल होना, इट इज ऑल राइट टू फेल। अगर बच्चा चलने को सीखता है तो बार बार गिरता है, फिर भी वो खड़ा होता है और फिर चलता है, फिर गिरेगा फिर खड़ा होता है, फिर गिरेगा फिर खड़ा होता है। अगर बच्चा सोचेगा कि मेरा फेलियर है, मैं गिर गया, तो कभी चलने को वो सीखेगा नहीं। साइकिल चलाते हम सीखते हैं, तो साइकिल पे अगर गिरेंगे नहीं तो हम सीखेंगे कैसे? दो चार बार गिरेंगे फिर भी हम कोशिश करते रहेंगे तो साइकिल चलाना सीख जाते हैं। ऐसे जीवन में कुछ भी कार्य करना है, बिजनेस करना है, तो उसमें भी फेल होने से हमें डरना नहीं, तो उसमें से हमें कुछ सीखना है कि ये कार्य मेरा ठीक नहीं हुआ, तो उसमें से मैं क्या सीखा, उसको कहते हैं फेलिंग फॉरवर्ड। तो फेलिंग फॉरवर्ड हम जितने से जितने सीखते हैं ना, उससे कहीं ज़्यादा हम फेलियर से सीखते हैं। ये सब हम अपने अपनी ज़िंदगी में देखिए, हम जितने से जितना सीखते हैं ना, उससे कहीं ज़्यादा हम फेलियर से सीखते हैं। तो हमेशा फेलियर को हमें बहुत पॉजिटिवली लेना चाहिए, है ना। जो भी होता है, ऑफकोर्स हम जीतने के लिए सब खेलते हैं, लेकिन फिर भी हम जो भी हमारे जीवन में आता है उनको हम पूरे तरीके से स्वीकार करके हम आगे जाएंगे। नेचुरली हम बहुत कुछ सीख सकते हैं, आगे की सक्सेस के लिए बहुत बढ़िया ऐसा मौका हमें मिलता है जिंदगी में, तो रिस्क तो लेना ही चाहिए। पुअर रिसीवर्स, जो भी जीवन में आता है होता है उसको ग्रेसफुली एक्सेप्ट करना चाहिए, और उसके लिए भगवान से उनको ग्रेटिट्यूड में रहना चाहिए। दे आर एक्सलेंट रिसीवर्स, दे चूज टू गेट पेड बेस्ड ऑन टाइम। क्या कहते हैं कि मैंने इतना घंटा काम किया तो मुझे इतना पगार मिलना चाहिए, तो अपना टाइम देते हैं, उसके सामने को पैसा चाहिए। प्रोफेशनल से उनका भी ऐसा रहता है कि भाई मैंने एडवोकेट है तो 1 आवर आपके लिए मैंने कोर्ट में गया है, डिस्कशन किया, तो उतना मुझे पैसा चाहिए। डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर भी मतलब इतना टाइम मैंने दिया आपको हेल्थ की जाँच करने के लिए, आपको मेडिसिन से प्रिस्क्राइब करने के लिए, तो मुझे इतनी फी चाहिए। तो उनका टाइम के हिसाब से वो लोग पैसा चार्ज करते हैं। राइट हैंड साइड के लोग क्या करते हैं, दे चूज टू गेट पेड बेस्ड ऑन रिजल्ट। इन्होंने कुछ रिजल्ट ला के दिया, कुछ काम किया, वहाँ पे सक्सेसफुल हुए, तो रिजल्ट के बेसिस पे उनको पैसा चाहिए। दे थिंक आइदर वो, मतलब कि क्या ये मिल जाए या वो मिल जाए, दो में से एक भी हो गया तो मेरा काम चल जाएगा। दे थिंक बोथ, कि दोनों क्यों नहीं मिल सकता है, कोई एक ऑप्शन ही क्यों नहीं, दोनों ऑप्शन मुझे क्यों नहीं मिल सकते। They focus on their working income, instant gratification। तो 1 महीना काम किया, महीना हो गया तो पगार मिल जाना चाहिए। डॉक्टर के पास गए, जैसे उन्होंने पेशेंट को चेक किया तो हो गया, प्रिस्क्रिप्शन दे दिया तो पैसा उनका फिक्स मिल जाना चाहिए, तो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। They focus on their net worth, delayed gratification। तो जैसे एग्जाम्पल हमने देखा, वो आदमी एक बकेट लाते रहता था और दूसरा आदमी पाइपलाइन बना रहा था, तो पाइपलाइन बनाने में कितना 5 साल लगा, तो उसको वो 5 साल कुछ पैसा नहीं मिला, वो फ्री में काम किया उसने 5 साल का, लेकिन 5 साल के बाद पूरी जिंदगी उसको वहाँ से पैसा मिलता रहेगा। तो एसेट क्रिएट करने के समय कुछ समय लग सकता है, इनिशियल में कुछ बहुत कम पैसा मिल सकता है या कुछ पैसा नहीं भी मिलेगा, लेकिन एक बार एसेट क्रिएट हो गए तो पूरी जिंदगी हमेशा उसमें से पैसा मिलता रहेगा। डिलेड ग्रेटिफिकेशन क्या है वो समझते हैं। They mismanage their money by liabilities. They manage their money well by assets. They work hard for their money. They have their money work hard for them. तो राइट हैंड साइड के लोगों ने क्या किया कि पूरी फाइनेंशियल जानकारी पा ली और उन्होंने ऐसा इन्वेस्टमेंट किया कि अभी उनका पैसा उनके लिए काम कर रहा है। They let fear stop them.
behave in spite of fear. सेकंड साइड के लोग डर की वजह से रुक जाते हैं कि ये काम मैं बहुत रिस्क है, मैं नहीं करूँगा। ये डर होने के बावजूद भी काम करते हैं कि नहीं, मैं कोई समझ के कुछ कैलकुलेटेड रिस्क लेके काम करूँ। They think they already know it all. They have to be. They constantly learn and grow. तो जो आदमी सोचेगा मैं सब जानता हूँ, उनका कुछ ग्रोथ आगे हो सकता है? नहीं हो सकता। पूरी जिंदगी हम स्टूडेंट है, हमेशा कुछ ना कुछ सीखते रहेंगे और ओपन माइंड रहेगा कि हाँ ये भी चीज़ जानकारी ऐसा नहीं करूँगा तो बेहतर हो सकता है। तो हमेशा सीखते रहने से हमको अपॉर्चुनिटीज लाइफ में अलग अलग जगह पे दिखाई देती है। If you want to change your life, you have to change your thinking. अपना विचार कर लेंगे तो ये जिंदगी में होता है। क्या है रेट रेस में है, इसमें ये आदमी कितना भी चलता रहेगा, कहीं आगे बढ़ेगा, वहीं का वहीं रहेगा। तो रोबोट कियोसाकी ने एक गेम बनाया, जैसे अजय भाई ने शुरू में बताया कैश फ्लो 101। तो गेम खेलने से हमें बहुत सारी जानकारी मिलती है, अकाउंटिंग के बेसिक प्रिंसिपल्स जानने मिलते हैं और लाइफ में अपॉर्चुनिटीज कहाँ पे आती है तो कभी उसको कैसे झड़प लेना, तो वो उसमें से गेम खेलने से हमको सीखने मिलता है। तो हर महीने हम लोग महीने में एक बार वो गेम खेलते हैं और अगले महीने 5 तारीख को 5 जून को शाम को 6 बजे से 10 बजे तक वो खेलने वाले हैं। तो यहीं है, तो किसी को भी खेलना है तो अपना नाम रजिस्टर करा सकते हैं। तो नॉर्मली हम लोग 250 रुपया चार्ज करते हैं वो गेम खेलने के लिए, लेकिन ये टाइम 5 जून को जो है तो वो कोई चार्ज नहीं लेने वाले हैं और इसको भी खेलना है तो फ्री में वो खेल सकते हैं। जो भी डिनर वगैरह का रहेगा उसका जो भी कॉस्ट रहेगा वो देना है, बाकी कोई फीस नहीं देनी है। तो गेम का ये बोर्ड है, वहाँ पे नीचे इनकम का और एक्सपेंस का स्टेटमेंट वगैरह है, कैसे खेलते हैं वो। तो पैसा बनाना नहीं सकता, कितना बनाना, बहुत सारा कि कम? किधर रखेगा? कैन वी ग्रो ए मनी ट्री? पैसे का झाड़ लगा सकते हैं कैसे? तो मैंगो का ट्री लगाना है तो क्या करना पड़ता है? मैंगो सीड्स डालने तो जो जिसका ट्री लगाना है उसका सीड डालना पड़ता है। तो मनी का ट्री लगाना है तो क्या करना पड़ेगा? ये इसको बोलते हैं पिगी। तो क्या करना है? पे योरसेल्फ फर्स्ट। अभी उसका मतलब क्या हुआ? पे योरसेल्फ फर्स्ट का कोई बता सकता है क्या मतलब? पहले खुद से शुरुआत करना चाहिए। हम लोग नॉर्मली क्या करते हैं, जैसे वो पगार आता है या इनकम आती है तो सबका बिल पहले करते हैं, हाउस टैक्स करेंगे, सबको जो काम वाले को पैसा देने का है तो वो देंगे, तो फूड आइटम्स ग्रेन बढ़िया का पैसा जो बिल करना है तो वो करेंगे। तो सब खर्चा करने के बाद अगर कुछ बचा तो सोचेंगे कि ये सेव करना है। तो वो क्या कहते हैं कि वो सबको पैसा बाद में देना है, अपने आप को सबसे पहले पैसा देना है। तो सेविंग कैसे करने? सबसे पहले अपने आप को पैसा, आपका सेविंग का पैसा सबसे पहले निकाला। लीवरेज क्या है? लीवरेज इज द एबिलिटी टू डू मोर विद लेस।
बहुत बड़ा पत्थर हटाना होगा तो छोटा पत्थर रख के लकड़ी के सहारे से हटा सकते हैं। तो लिवरेज का प्रिंसिपल सब लोग स्कूल में सीखे थे। तो ऐसे फाइनेंशियल लिवरेज है बहुत सारे कि जिसका उपयोग करके बहुत कम से हम ज़्यादा काम पा सकते हैं। एक है प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट। अभी आपके पास 1 लाख रुपया है तो 1 लाख रुपया आप अगर बैंक में इन्वेस्ट करेंगे तो कितने का फिक्स डिपॉजिट ले सकते हैं? 8-9% इंटरेस्ट और 1 लाख का डिपॉजिट होगा। अगर शेयर में इन्वेस्ट करेंगे तो कितने के शेयर ले सकते हैं? 1 लाख। बैंक आपको कोई लोन देगा शेयर परचेज करने को? कोई लोन नहीं मिलेगा। शेयर परचेज हाईली रिस्की बिजनेस, तो बैंक उसमें पैसा देता नहीं। म्यूचुअल फंड के लिए कोई लोन मिलता है? नहीं मिलता है। तो म्यूचुअल फंड कितना ले सकते हैं? 1 लाख है तो 1 लाख का ही ले सकते हैं। लेकिन प्रॉपर्टी लेनी है तो आपके पास 1 लाख है तो उसके ऊपर आपको 9 लाख रुपया लोन मिल सकता है और आप 10 लाख की प्रॉपर्टी परचेज कर सकते हैं। और 9 लाख की प्रॉपर्टी आपने पर लोन ले लिया बैंक से और 10 लाख की प्रॉपर्टी परचेज की तो रिजनेबली हम लोग कह सकते हैं 5 साल में उसकी प्राइस डबल होती है। कभी तेजी चलती है तो 1 साल में भी डबल हो जाती है, लेकिन वो बात नहीं करते, नॉर्मल है एवरेज। तो 5 साल में प्राइस डबल हो सकती है। तो 5 साल में आपने अब तक कितना पैसा डाला? 1 लाख। बाकी कहाँ से आया? 9 लाख बैंक ने दिया। तो आपका 1 लाख का 2 लाख होगा या प्रॉपर्टी आपकी 10 लाख की 20 लाख हो जाएगी? प्रॉपर्टी 10 का 20 हो जाती है। आपने तो 1 डाला है, 9 बैंक को देना है, लेकिन जो 10 का प्रॉफिट मिलेगा तो आपके 1 लाख के इन्वेस्टमेंट के ऊपर कितना प्रॉफिट हुआ आपको? 10 लाख का प्रॉफिट। तो इतना ही रिटर्न शेयर्स, बैंक या म्यूचुअल फंड कोई भी इतना हाई रिटर्न दे सकते हैं 10 टाइम। और वो भी शेयर्स में बहुत हाई रिस्क है, पैसा वहाँ पे आप लूज भी कर सकते हैं। कंपेरेटिवली किसी से वेरी लो रिस्क। तो उसके बारे में काफ़ी कुछ जानकारी लेनी होती है। एक प्रॉपर्टी परचेज करनी है तो 100 प्रॉपर्टी आपको सर्वे करनी है। तो 100 प्रॉपर्टी को सर्वे करेंगे तो उसमें से आपको ऐसी 10 प्रॉपर्टी मिलेंगी जो आपके हिसाब से क्राइटेरिया से जो लॉन्ग टर्म में आपको अच्छा रिटर्न दे सकती है। और वो 10 में से सिर्फ 3 प्रॉपर्टी के ओनर्स आप जो काउंटर ऑफर देंगे तो रेडी होंगे उसके लिए कुछ निगोशिएट करने के लिए। 7 लोग ना बोल देंगे कि हमें कुछ हमारी प्राइस कम नहीं करनी है। तो 3 में से आप निगोशिएट करेंगे, बातचीत करेंगे तो एक प्रॉपर्टी का डील आपका होता है। तो ऐसा इसके लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन मेहनत करके ऐसी प्रॉपर्टी ढूंढ के आप निकालेंगे तो इतना अच्छा रिटर्न उसमें आपको मिल सकता है। तो ये लिवरेज होता है। जहाँ पे लिवरेज यूज़ करेंगे तो आपका प्रॉफिट है वो मेनी टाइम्स बढ़ जाता है। और तो हमेशा हम लोग नेगोशिएट करते हैं कि मार्केट में जो प्राइस चल रही है तो उससे 50% 60% प्राइस के ऊपर ही वो प्रॉपर्टी हम परचेस कर सकते हैं। जब 100 प्रॉपर्टी हम सर्वे करते हैं तो मच लेस देन की मार्केट प्राइस प्रॉपर्टी हमको मिल सकती है। तो एक अलग सब्जेक्ट है पूरा, अभी इतने थोड़े समय में हम लोग कवर नहीं कर सकते कि प्रॉपर्टी कैसे परचेज करना है, कैसे इन्वेस्ट करना है, उसके ऊपर काफ़ी डिटेल में सुना पड़ेगा। लेकिन आपको एटलीस्ट जानकारी मैं दे सकता हूँ कि ये ऑप्शंस पॉसिबल है। दूसरा लिवरेज हो सकता है पार्टनरशिप से। आपके पास कोई चीज़ की स्किल है, जानकारी है, लेकिन आपके पास पैसा नहीं है वो बिजनेस करने के लिए, तो आप किसी के साथ पार्टनरशिप कर सकते हैं और वो पार्टनरशिप करके आप दोनों मिलकर दोनों का बेनिफिट उसमें हो सकता है। जो चाइना गार्डन रेस्टोरेंट्स का नाम बहुत लोगों ने सुना होगा, नेल्सन करके एक आदमी था, वो CCI में जो उनका रेस्टोरेंट था उसमें कुक था, रसोई बनाता था। एक ऑर्डिनरी कुक था लेकिन बहुत अलग अलग प्रकार की चाइनीज आइटम बनाना वो जानता था। एक मेंबर था, वो
बिजनेसमैन था, हमेशा उधर क्लब में आता था। तो धीरे धीरे उसके साथ उसकी पहचान हो गई। तो वो कहने लगा कि ये तो क्लब के जो रूल्स है उसके हिसाब से जैसा बोलते उतनी आइटम्स यहाँ पे मैं बनाता हूँ, लेकिन मैं जानता हूँ बहुत सारी आइटम्स मैं बना सकता हूँ। और पूरा बॉम्बे में क्या पूरा इंडिया में ऐसे आइटम्स किसी के पास नहीं है, मैं कुछ एक्सक्लूसिव काम कर सकता हूँ। तो वो बिजनेसमैन ने बोला ठीक है चलो मैं पैसा इन्वेस्ट करूँगा, हम लोग रेस्टोरेंट चालू करेंगे और मैनेजमेंट पूरा तुम्हें करना है। तो ऐसे में उन्होंने 50-50% का पार्टनरशिप किया। और यहाँ पे केम्स कॉर्नर के पास और रेस्टोरेंट शुरू किया था। 2 करोड़ रुपये इन्वेस्टमेंट किया था वो आदमी ने, जगह के पीछे फर्नीचर काफ़ी सब इक्विपमेंट्स, और 6 महीने के अंदर उनका 2 करोड़ का इन्वेस्टमेंट रिकवर हो गया। इतना अच्छा बिजनेस वो चला और पूरा इंडिया में वो फेमस हो गया। राजीव गांधी भी आपके वहाँ पे चाइनीज खाना खाते थे और फिर वो रेस्टोरेंट बाद में और भी एक्सपांशन हो गया उन्होंने दूसरी भी जगह पे। तो एक एग्जाम्पल है कि जो आदमी के पास कुछ नहीं था, वो नौकरी कर रहा है, लेकिन उसने क्या लेवरेज किया अपना नॉलेज, और दूसरा आदमी को उसने कन्विंस किया कि वो पैसा इन्वेस्ट करे। वो आदमी ने जिसने इन्वेस्ट किया पैसा उसका भी बहुत प्रॉफिट हुआ, और ये आदमी जिसके पास एक पैसा भी नहीं था वो भी 1 करोड़पति हो गया। तो पैसा होना ही चाहिए बिजनेस करने के लिए, ऐसा जरूरी नहीं है। आपके पास कुछ अच्छे आइडियाज है तो आप किसी के साथ पार्टनरशिप करके भी कर सकते हैं। विल यू एंटर इनटू पार्टनरशिप विद गॉड? कौन करना चाहता है? भगवान के साथ पार्टनरशिप कौन करेगा? यस और यस? तो कैसे होगी भगवान के साथ पार्टनरशिप? भगवान के साथ जब हम पार्टनरशिप करेंगे तो कोई चिंता रहेगी हमको? तो क्या करना है, आपको जितनी इनकम आती है उसका 10% आपको डोनेट करना है। तो 10% अगर डोनेट करेंगे तो भगवान के कार्य के लिए आपने यूज किया, तो भगवान के साथ क्या हुआ, उनका पार्टनरशिप हो गया। तो भगवान आगे आपका ख्याल भगवान करेंगे, और जितना आप देते हैं उससे अनेक गुना वापस आपको भगवान से मिलेगा। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन का भी नियम है, जितना आप देते हैं उससे अनेक गुना आपको वापस मिलता है। तो आपको क्या करना है, सर्वाइव ऑन 70% ऑफ योर इनकम एंड पे 30% टू योरसेल्फ। आपकी जो भी इनकम है उसमें से आपको घर देखने में चलाना है 70% में से, और 30% आपको सेविंग करना है। तो 30% का क्या करेंगे, 3 अकाउंट खोलेंगे। यहाँ पे हमने 3 पिगी बैंक दिखाए हैं। Pay yourself for 10% saving in one account. You should have at least 6 months expense in bank for emergency. आपका घर खर्च जो चलता है, तो इमरजेंसी में कुछ आपको तकलीफ हो गई, आपका एक्सीडेंट हो गया, बीमार हो गए, तो 6 महीने तक आपका घर का खर्चा चलता रहेगा। तो हर महीने कितना खर्चा है उतना 6 महीने का खर्चा का पैसा आपके पास सेविंग्स में रहना चाहिए। तो धीरे धीरे आप सेविंग करते रहेंगे तो उतना पैसा आपके एक अकाउंट में जमा हो सकता है। यूज मनी फॉर योर एजुकेशन, रीड बुक्स, लिसन ऑडियो वीडियो और अटेंड सेमिनार। तो 6 महीने का हो गया, उसके बाद में पैसा बचेगा, उसका क्या करेंगे, तो उसमें से आपकी फाइनेंशियल लिटरेसी बढ़ेंगे। वैसी किताबें आप पढ़ें, वैसे कुछ प्रोग्राम्स, ऑडियो प्रोग्राम्स मिलेंगे, वीडियो प्रोग्राम्स मिलेंगे, तो वो कैसेट या सीडी लाके DVD लेके आप सुन सकते हैं या देख सकते हैं। या उसके बाद कोई सेमिनार होते हैं, ट्रेनिंग होती है, तो वो सेमिनार जाके वहाँ पे अटेंड करने से आपको जानकारी मिलेगी कि कैसे इन्वेस्टमेंट करना है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, बिजनेस कैसे करते हैं, एंटरप्रेन्योर बनना है कैसे बनते हैं। तो हर चीज़ के सेमिनार्स होते हैं, ट्रेनिंग होती है, क्लासेस होते हैं, तो वो वहाँ जाके आप जानकारी लेंगे और फिर वो प्रॉपर एजुकेशन के साथ इन्वेस्ट करेंगे तो आप आगे बढ़ सकते हैं। Put another 10% to be used for investment. तो दूसरा 10% है वो इन्वेस्टमेंट के लिए यूज करना है, और थर्ड 10% इज डोनेशन ऑफ योर चॉइस।
आपकी पसंद, आपको जहाँ पे भी जो भी संस्था को देना है, जिसको भी देना है आप दे सकते हैं। और कुछ आपको अगर समझ में नहीं आता है क्या देना है तो SSY के बहुत प्रोजेक्ट हैं, कोई भी प्रोजेक्ट के लिए आप SSY में दे सकते हैं। फाइनेंशियल इंटेलिजेंस क्या है? इट इज नॉट योर बॉस जॉब टू मेक यू वेल्दी और सिक्योर, इट्स हर जॉब टू गिव यू अ पे चेक, नथिंग मोर। बॉस का क्या काम है? आपका जितना पगार का चेक है उतना आपको दे देना है, आपको पैसेदार बनाने का जिम्मा उनका नहीं है। मेकिंग मोर मनी विल नॉट सॉल्व योर प्रॉब्लम, इफ मैनेजमेंट इज योर प्रॉब्लम। आपके पास कितना पैसा आता है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, थोड़ा कुछ ज़्यादा मेहनत करेंगे और थोड़े ज़्यादा पगार की नौकरी मिल गई, एक की जगह 2 नौकरी करेंगे और कुछ पार्ट टाइम काम करेंगे तो ज़्यादा पैसे आने से आपका प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगा? नहीं, सिर्फ ज़्यादा पैसा आने से प्रॉब्लम सोल्व नहीं होगा। तो पैसे का आप क्या करते हैं? अगर उसका सही यूज़ नहीं करेंगे तो ज़्यादा पैसा भी आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। The key is not how much you make, it's how much you keep, how hard it works for you, smart investing, how much you have left over for family and your favorite charities, giving there. Are you smarter than your money? Do you work for money or does money work for you? आप पैसे के लिए काम कर रहे हैं तो पैसा आपके लिए काम कर रहा है। Your money can work for you, for you most certainly will work for someone else. मतलब कि इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपने इंटेलिजेंटली इन्वेस्ट नहीं किया तो आपके लिए काम नहीं करेगा और किसी के लिए काम करेगा। आपने 6% सेविंग अकाउंट में पैसा रख दिया तो किसके लिए काम कर रहे हैं? बैंक के लिए काम कर रहे हैं। बैंक क्या करेगी? 15% 18% इंटरेस्ट पे और किसी को देगी वो, आपसे जो 6% पे या 5% पे लेती है पैसा, वही पैसा हो तो किसी को पैसा का बेनिफिट किसको मिलेगा? बैंक को मिलेगा। When money works for you, every rupee is an employee. तो पैसा जब काम करता है तो हर एक रुपया आपका नौकर है। Each rupee works to bring you even more rupees while you are asleep. तो जब पैसा काम पे लग जाता है तो आप जाग रहे हो, सो रहे हो, कुछ फर्क पड़ता है? फर्क नहीं पड़ता। आप सो रहे हो तभी भी वो पैसा आपके लिए काम कर रहा है। आप वेकेशन में गए, पिकनिक में गए, तभी भी वो पैसा आपके लिए काम कर रहा है। That's called passive income, क्योंकि बिना एक्टिविटी के जो इनकम मिलती है passive income। Being rich and being wealthy are not same. Being rich is about how much money you possess. Being wealthy is about having passive income that equals or exceeds your lifestyle. Therefore, you are never have to work another day in your life. तो आप कितने wealthy है वो कैसे कह सकते हैं कि आप कितने दिन बिना काम करे सर्वाइव कर सकते हैं? तो अगर 6 दिन आप बिना काम करे सर्वाइव कर सकते हैं तो आप 6 दिन के wealthy हैं। आप 2 महीना बिना काम करे सर्वाइव कर सकते हैं तो आप 2 months wealthy हैं। अगर 1 साल आप बिना काम करे सर्वाइव कर सकते हैं तो आप 1 year wealthy है। लेकिन अगर आपकी पैसिव इनकम है वो आपके खर्चे से ज़्यादा है तो आप इन्फिनेटली wealthy हो। वो डेट और रिच डेट के कहने में क्या फर्क आता है? वो डेट से आई कैन अफोर्ड इट, रिच डेट से हाउ कैन आई अफोर्ड इट, क्या करने से मैं वो ले सकूँगा। तो एटीट्यूड में फर्क है। दोनों के पास पैसा तो नहीं है तो एक कहता है पैसा नहीं है मैं नहीं ले सकता हूँ, दूसरा कहता है मैं क्या करूँगा तो ले सकूँगा। ब्रेन स्टॉप्स वर्किंग, कभी भी प्रॉब्लम आता है तो दिमाग काम नहीं कर रहा है। Brain is put to work. Sign of mental laziness. Exercise your mind every day. Money matters put brain to sleep.
grow strong financially. Laziness decreases both health and wealth. Proper mental exercise increases financial wealth. Study hard to find a good company to work for. Study hard to find a good company to buy. तो मेहनत करके पढ़ाई क्यों करनी है, तो उनमें अच्छे ग्रेड्स क्यों लाने हैं, तो वो कहते हैं कि अच्छे मार्क्स मिलेंगे तो अच्छी नौकरी मिल जाएगी। बीटेक कहते हैं कि अच्छे मार्क्स से अच्छी तरह से कॉलेज में स्टडी कर लिया तो तुम्हें समझ आएगी कि कौन सी कंपनी परचेज करनी चाहिए। ये रीज़न है नॉट रीच आई हैव यू किड्स, इसलिए मैं अमीर नहीं हूँ, कहते बच्चों के लिए तो मुझे अमीर होना ही है। Play it safe and don't take risk. Learn to manage risk. Home created asset. Home is liability. You may agree or not. Paid bills first. Paid bill last, paid safe first. I will never be rich. I am rich. I am a rich man. Rich people don't say I will never be rich even if broke. के पास कुछ भी पैसा नहीं बचेगा, भला सोने आए तो भी वो कहते क्या रहेंगे, आई एम रिच। तो बिलीव करेंगे तो सचमुच में फिर रिच होते हैं। वो रिच इटर्नल, ग्रोथ इज टेम्पररी। आज अगर मुश्किलात है तो वो टेम्पररी है, ये समय भी निकल जाएगा। तो टफ टाइम डोंट लास्ट, टफ पीपल लास्ट। मनी इज इविल, money is power. Study hard, earn degree, find a good job with all the college degrees. Study hard to be rich, learn not to work for money, make money work for. Financial education is more powerful. Educate self on how money works and begin making wealth. The wife है king. उनके साथ कॉलेज में पढ़ती थी, तो जब भी उसके पास कुछ पैसा नहीं था तभी उन्होंने शादी की थी, पैसा दे के शादी नहीं की, और दोनों ने साथ में मिलकर वो पैसा बनाया। ये उनकी बुक्स है, ये बुक्स आप पढ़ेंगे तो आपकी फाइनेंशियल लिटरेसी बढ़ेगी। कैश फ्लो प्रॉब्लम, पिटारियम, टाइप टू इन्वेस्टिंग, हाउ वी डोंट नीड टू बी रिच, ये डोनाल्ड ट्रंप के साथ लिखा है। सेल्स लोग बिजनेस को हुटुक में होने लीड कोऑर्डिनेट फॉर टीम्स, इसके रेट से बच्चों के लिए है, कार्टून के फॉर्म में। रिच वुमन के लिए किम ने लिखी, उनकी वाइफ ने लिखी है। तो वुमन्स को भी पैसा क्यों बनाना चाहिए और कैसे बना सकते हैं। रिच ब्रदर रिच सिस्टर, इस सिस्टर ने लिखी है सक्सेस स्टोरीज। उन्होंने जो सिखाया है वो सीख के कितने लोग सक्सेसफुल होंगे, वो प्रिंसिपल्स पे काम करते हैं, वो लोगों के ये सेविंग्स है कि अगर ये रास्ते पे चलेंगे तो आप भी सक्सेसफुल हो सकते हैं। बहुत लोग सक्सेस हो सकते हैं। प्रोफेसिव उन्होंने कुछ भविष्यवाणियाँ की है फाइनेंशियल कि आगे क्या होने वाला है। जीकेट कोडेड उनकी फर्स्ट किताब थी, अभी ये लास्ट किताब है फाइनेंस इंक्रीज योर फाइनेंशियल आईक्यू। तो नॉर्मल इंटेलिजेंस आईक्यू एक अलग रहता है, फाइनेंस के बारे में आपकी क्या जानकारी है, तो वो आईक्यू इंक्रीज करते हैं तो ये किताब पढ़नी चाहिए। ये उनकी डीवीडी है लाइव इन न्यूयॉर्क सिटी, और ये उनका ऑडियो प्रोग्राम है, यू कैन चूज टू बी रिच। उनका कहने का ये कि ये आपकी पसंद की है पैसादार होना या नहीं, अगर आप पसंद करते हो, सिलेक्ट करते हैं तो उन्होंने रास्ता दिखाया कैसे पैसेदार। ये उनकी वेबसाइट एड्रेस है www.richdad.com। में लिखने की कैपिटल में, तो वहाँ पे वेबसाइट पे जाके भी आप बहुत सारी जानकारी पा सकते हैं। वहाँ पे बहुत आर्टिकल्स फ्री में अवेलेबल है, बहुत ऑडियो और वीडियो भी वहाँ पे अवेलेबल है जो आप देख सकते हैं, और उससे भी बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो जय गुरुदेव। योगेश राजेश, मुझे लगता है he deserves much louder applause. All those are 100%. Come on,
आपने अभी बहुत सारी किताबें देखी, ऑलमोस्ट 1 डज़न किताबें जो रॉबर्ट कियोसाकी की है, वो सभी उन्होंने मास्टर की है। और मुझे लगता है अभी जो 1.5-2 घंटे में उन्होंने जो बताया है, इट इज़ द सिनॉप्सिस ऑफ ऑल दिस, यू नो। तो 1.5 घंटा में बैठ के आप एक्चुअली ये जो आज आपने जो सीखा है, उसको यदि आप अपने जीवन में उतारते हैं तो आई हैव नो डाउट कि हम सभी फाइनेंशियली सक्सेसफुल हो सकते हैं। जैसे मैं ऑलरेडी चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, 25 ईयर्स से मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, फिर भी मैं देखता हूँ कि ये जब से रॉबर्ट कियोसाकी के जो एसएसवाई बिजनेस क्लब जयेश भाई ने शायद 8-10 साल 6-7 साल 10 साल पहले शुरुआत किया था, तभी से उन्होंने ये जो प्रिंसिपल्स थे वो हमें सिखाए। और उनकी वजह से बहुत सारे लोग एसएसवाई में जो सिर्फ जॉब करते थे वो बिजनेस में आ गए। ऐसे एटलीस्ट डजन ऑफ लोग मुझे मालूम है, और उनकी संपन्नता बढ़ गई। ऑफकोर्स एसएसवाई में हम अपने अंदर की संपन्नता को कैसे बढ़ाना वो हम सीखते हैं। अंदर की संपन्नता से बाहर से संपन्नता आता है, ये भी सही है। तो ये बाहर की भी संपन्नता लाने के लिए जो एटीट्यूड्स की ज़रूरत है, एसएसवाई में एक स्तर पर ये एटीट्यूड निर्माण होता है। जैसे क्षुद्र से वृक्षा तक हम यात्रा करते हैं, उसके आगे कैसे जाना ये भी हम जानते हैं। लेकिन ये जो प्रिंसिपल्स जो है लास्ट शायद 6 सालों से जब हम स्कूल शुरू किया तभी हमने कैश फ्लो गेम आपने सबसे पहले इधर इंट्रोड्यूस किया। तो वो खेल खेलने से मैंने देखा हर समय वो खेल खेलते 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 मेरा फाइनेंशियल अवेयरनेस और आउटलुक काफ़ी बदल गया। पैसिव इनकम की तरफ कैसे पैसिव इनकम बढ़ाते जाना चाहिए ये मैंने ध्यान दिया। और अभी लास्ट शायद 2-3 सालों से जस्ट बिकॉज ऑफ दिस कैश फ्लो गेम और रॉबर्ट कियोसाकी का रिच एंड पुअर डैड, वो जो मैंने किताब नहीं पढ़ी है लेकिन ये जो उनके तत्व जो खेल से मैंने सीखे हैं, उससे मैं ये रैट रेस से बाहर आया हूँ। रैट रेस से अपना जो खर्चा होता है उसके लिए काम करना, और रैट रेस से बाहर आना, इसका मतलब है हमारा जो पैसिव इनकम है वो इतना होना है कि जिस पैसे कमाने के लिए हमें काम करने की ज़रूरत नहीं है। अभी मैं जो भी काम करता हूँ आई एम जस्ट इंजॉइंग मेरा प्रोफेशन। ये का जो है वो चलता रहता है, कैसे बढ़ता है मालूम नहीं। जैसे मैं हमेशा शेयर करता हूँ, एसएसवाई के पहले मैं 90% समय ऑफिस के लिए देता था और 10% अपने खुद के लिए देता था। आज उल्टा है, सिर्फ 10% समय के साथ एसएसवाई की वजह से मुझे ये टोटल फ्रीडम मिला है कि कैसे कम से कम समय में कैसे ज़्यादा से ज़्यादा काम करना। लेकिन उसके बाद में जो ऑफकोर्स 80% समय जैसे आप जानते हैं जो मुझे ये मिला है इस एसएसवाई का प्रचार करने के लिए अलग अलग मार्गों से 14 सालों से मैं दे रहा हूँ सबके साथ में। लेकिन इसके साथ में ये प्रॉस्पेरिटी एसएसवाई से मैंने देखा है सुख शांति आरोग्य तो मिलता ही है, गारंटी। ये सब लोग कितने लोगों को लगता है एसएसवाई से हमें सब शांति सुख और आरोग्य मिला ही है, और उसी के साथ में समृद्धि भी मुझे मिली है। एंड आई एम श्योर एसएसवाई से हमें ये सब कुछ मिला है, क्योंकि जो हमारा अनलिमिटेड पोटेंशियल है वो हमें जानकारी इसके साथ में हुआ है। तो आज जो हमने सीखा है जरूर अपने जीवन में लाइए। जब तक हम रिस्क नहीं लेंगे आगे नहीं बढ़ेंगे। सिर्फ 8-10% रिटर्न्स के साथ में हमें खुशी मनानी पड़ेगी। जब तक हमारा पैसा पैसा कमाना बहुत आसान है, लेकिन उसको कैसे जतन करना दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसको पेट के जैसे कैसे लगाना सही तरीके से इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो वो भी आपको देखना जरूरी है। और लास्ट 2 सालों से जैसे मनोज भाई ने जब मैं जो पेरेंट टीचर है जो हम दोनों भी ये स्कूल के फाउंडर ट्रस्टी हैं, तो वो मुझे हमेशा बोलते थे कि 10% चैरिटी के लिए, जैसा हम प्रोफेशनल इनसाइट में हमने प्रिंसिपल रखा है एंड इंस्पायर पीपल कि आपका जो भी इनकम है उसका 10% आप चैरिटी के लिए रखो, फ्रेंड्स रिलेटिव्स समाज के लिए। और मैं समझता था मैं 90% समय मैं लोगों के लिए दे रहा हूँ, मुझे 10% देने की क्या ज़रूरत है। मैं हमेशा मनोज जी के साथ आर्ग्यू करता था, अरे दे दो और देखो तो सही। और मैंने लास्ट 2 सालों से मैं इस तरीके से दे रहा हूँ और मैं देख रहा हूँ कि मेरा इनकम इतना बढ़ रहा है। मेरी चैरिटी जो है वो हर साल में लाखों में जा रही है।
मुझे ही पता नहीं चल रहा है मेरा इनकम कैसे बढ़ रहा है। तो देने से कम नहीं होता है, मैं जितना दे रहा हूँ उससे ज़्यादा ही ज़्यादा मुझे मिल रहा है। और SSY ने हमें यही सिखाया है, हम जब देते हैं तो आपको मिलना ही है, आप नहीं चाहते हुए भी आपको मिलेगा। और आप लेते हैं तो आपको देना तो पड़ेगा ही। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है। आज से यदि इसको आप इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं, तो जैसे मनोज जी ने मुझे बताया, इंस्पायर किया, फोर्स किया, लेकिन मैं आज उनको धन्यवाद देता हूँ। तो आप भी अपने जीवन में जरूर लाइए। आप जिधर भी अच्छे से अच्छी जगह पे देना चाहते हैं, आप जानते हैं उधर दीजिए, ऐसे नहीं कि इधर ही दीजिए। और बस इधर देंगे तो ये मेरा गारंटी है कि आपका पैसा जो है वो 100% सही काम के लिए ही लगेगा। इसका तो गारंटी ऑफ कोर्स मुझे स्पेशली बताने की ज़रूरत नहीं है। आप देख रहे हैं कि यहाँ ये कैसे संस्था चल रही है, इतने कम से कम फीस के साथ में हम अपने कोर्सेज सबके साथ दे रहे हैं। तो आप जरूर इसके साथ आज जो भी सीखा है उसको अपने अंदर लाइए। जो मैंने लास्ट 10 सालों में उनसे सीखा है वो शायद उन्होंने 1.5 घंटे में आपको दिया है। तो यदि आपने इसको पहले जाना है बहुत अच्छा है, नहीं जाना है तो भी आज आप इसको वापस इसको अपने जीवन में लाइए, उतारिए और मिराकल्स जरूर देखिए। रिस्क नहीं लेंगे तो आगे नहीं बढ़ेगा, रिस्क लेना बहुत ज़रूरी है। और एक जगह पे मैंने ऐसी रिस्क, बहुत सारा एक्सट्रीमली रिस्क लिया, तो जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। क्योंकि मुझे बेनिफिट मिल रहा है, तो यदि आप भी वो लेना चाहते हैं तो आप भी उसमें आप ले सकते हैं। एक कंपनी है उसमें मैंने इन्वेस्टमेंट किया है, तो उससे मुझे ऑलमोस्ट लास्ट 5 सालों से मुझे ऑलमोस्ट 60% पर मंथ रिटर्न्स मिल रहे हैं। 5% पर मंथ रिटर्न्स मुझे लास्ट 5 सालों से मिल रहा है। जब भी मैंने 5 साल पहले जाना तो मुझे ये मालूम था कि इट इज़ द एक्सट्रीमली हाई रिस्क, लेकिन एट द सेम टाइम रिस्क नहीं लेंगे तो चलेगा भी नहीं। तो और मुझे ये लगता है कि हर एक ने डिपेंडिंग ऑन देयर वेल्थ एंड साइज ऑफ इन्वेस्टमेंट एटलीस्ट 10% ऑफ आपका जो भी इन्वेस्टमेंट, टोटल इन्वेस्टमेंट होता है वो रिस्क जरूर लेना चाहिए, ऐसे मुझे लगता है। और मैंने वो लिया है और उसका फ़ायदा मुझे लास्ट 5 साल से होते जा रहा है। वो नाम यदि आप जाना चाहते हैं, एक साथ में जस्ट आई वुड लाइक टू शेयर, सिटी टेलीकॉम लिमिटेड करके कंपनी है, उसमें आप यदि 1,39,000 रुपीज़ लाते हैं तो आपको 7,775 रुपीज़ पर मंथ 5 सालों के लिए मिलता रहता है हर महीने में। और 5 सालों के बाद में 50,000 रुपीज़ और आपको वापस रिफंड मिलता है। इस तरीके से उनका स्कीम चलता है, जिसमें जो भी मेरा एक्स्ट्रा अमाउंट था वो मैंने डाला एंड आई एम अर्निंग मोर देन 50,000 60,000 रुपीज़ पर मंथ just by way of that, apart from my other passive income. So it has helped me. I am just sharing with you. ऐसे नहीं कि आपको जो मुझे बेनिफिट मिला है, just I want to share with you so that in case you wish you can take benefit of it. वैसे उनका भी उन्होंने और एक चीज़ हॉस्पिटलिटी लिमिटेड करके है, जिसमें if you invest 30,000 rupees you get 1,800 rupees per month for 36 months और बाद में 5 साल के बाद में 7,500 rupees पर वापस मिलते हैं। इस तरीके से उनकी स्कीम्स हैं। तो यदि आपको इसमें इंटरेस्ट है जरूर आप सत्संग के बाद में मुझे मिल सकता है। आई कैन शेयर दैट अबाउट दैट टू यू। यू कैन कम टू मी, यू कैन सी माई, इफ यू वांट टू सी माई फाइल्स यू कैन सी माई फाइल्स। एंड इट इज ऑफ कोर्स ये इन्वेस्टमेंट एज आई टोल्ड यू इट इज एक्सट्रीमली हाई रिस्क एरिया में ही है, ये मैं आपको पहले बताना चाहूँगा। क्योंकि जब ये उसके आई डोंट नो किधर से इतना अमाउंट वो जनरेट कर पाते हैं और किधर से वो आता है, आई डो नॉट नो। वो मुझे कोई डायरेक्ट क्लाइंट्स नहीं है कि जिससे मुझे आई हैव अ लॉट ऑफ डाउट्स अबाउट व्हाटएवर, बट एनीवे आई जस्ट ट्रस्टेड एंड आई गॉट द बेनिफिट। सो यदि आप ये लेना चाहते हैं, नोइंग दैट इट इज एक्सट्रीमली हाई रिस्क, जब आप रिस्क लेते हैं तो पैसा जो है वो पूरा जीरो भी हो सकता है, लेकिन वो पैसे का मल्टीप्लाई भी इतना भी हो सकता है। दैट ऑलवेज रिस्क इज देयर एंड देन ओनली यू कैन ग्रो, विदाउट रिस्क यू कैन नॉट ग्रो। सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग वेरी पेशेंट हियर। और नेक्स्ट जो सत्संग है सेलिब्रेटिंग लाइफ म्यूजिकल होगा। फिर कल से 4 डेज का साइलेंस कैंप
शुरू हो रहा है। जो भी जाना चाहते हैं, राजेश हमारे साथ में हैं, उनके साथ आप जा सकते हैं। यदि 4 दिन के लिए नहीं जा सकते हैं तो 3 डेज के लिए फ्राइडे टू संडे भी जा सकते हैं, वो भी आप राजेश के साथ रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं बाहर। एक बहुत महान स्वामी जी हैं, अवधूत बाबा शिवानंद, जिनका आपने नाम इधर सत्संग में कविता जी से सुना होगा, जो जिनके सत्संग में अटेंड करने से बहुत सारे लोगों की जो इनक्यूरेबल डिसीज है वो क्योर हो जाती है। ऐसे सत्संग वो सितंबर में बॉम्बे में आते हैं और बहुत सारे लोगों के मिरेकलस रिजल्ट्स हैं। राजेश इधर आके शेयर करेंगे। तो वही उनका हम एक सत्संग अभी पुणे में होने जा रहा है। उनके 4 लेवल्स ऑफ प्रोग्राम जो है वो खुद सब मैं अटेंड करने के लिए 4 लेवल्स 27 टू 28 टू 7 जनवरी तक मैं खुद 10 दिन के लिए पुणे जा रहा हूँ। लेकिन मैं आपको इनवाइट करता हूँ 26 तारीख को पुणे के लिए, जो अवधूत बाबा शिवानंद जी का मास हीलिंग एंड डिवाइन प्लानिंग सत्संग उनका है। और आपके लिए जो यदि सफिशिएंट नंबर ऑफ पीपल हैं तो राजेश हैज वॉलंटियर फॉर दिस प्रोग्राम विद कंट्रीब्यूशन ऑफ 700 रुपीज़। आपको इधर से बैंड्रा से एमईटी से वो बस से पुणे लेके जाएंगे और पुणे से इधर लेके आएंगे। और यदि पॉसिबल हुआ उस बजट में तो आपको लंच स्नैक्स एंड डिनर का भी उसमें हम प्लान भी वो कर रहे हैं। तो आप ज़रूर उसका लाभ दीजिए। मैं खुद भी वो अटेंड करने वाला हूँ। नॉट 26 आई विल बी अटेंडिंग ऑन नेक्स्ट डे, बट 26 आप यदि जाके उसी रात 12 बजे जाएंगे और दोपहर को और रात को 12 के करीबन आप इधर एमईटी में वापस आ जाएंगे। इस तरीके से वो प्रोग्राम है, तो आप जरूर उसका फ़ायदा लीजिए। मैंने सुना है अभी वो ज़्यादा सत्संग नहीं करेंगे और लाखों लोग, हजारों लोग उनके सत्संग में रहते हैं और बहुत ही मिराकुलस रिजल्ट्स हैं। उनके बारे में कुछ वर्ल्ड फेमस फिलोसोफर, तो जरूर उनका वेबसाइट भी है shivयोग.com www.shivयोग.com। उसके ऊपर आप देख सकते हैं। आपको जो आप इसमें डिटेल्स मिला है, इसमें आपको राजेश का नंबर भी मिला है, तो यू कैन कॉन्टैक्ट हिम ऑल्सो एंड यू कैन। राजेश वुड लाइक टू कम? क्योंकि आई हैव नॉट एक्चुअली पर्सनली मैंने कभी उनको देखा नहीं है, ना उनका सत्संग या कोई क्लास अटेंड किया है, लेकिन मैंने उनके बारे में बहुत कुछ सुना है और उनसे उनके सभी प्रोग्राम करने के लिए मैं जा रहा हूँ नेक्स्ट वीक में। तो उनके बारे में उन्होंने डायरेक्ट उनके साथ में अनुभव किए हैं कि आई वुड लाइक टू शेयर। जय गुरुदेव। मेरा नाम राजेश पंजाबी है। बाबा जी से परिचय हुआ सन 2000 में। तब से लेके आज तक बाबा जी का जब भी साल में 2 बार जो हमेशा सत्संग में आते हैं वो कुछ कारण से हॉस्पिटल में है, आईसीयू में है। उनका नाम प्रकाश आठले है, विद्या आठले, जो हमेशा आती हैं बुधवार को। वो हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं मन ही मन में। उनको पैरालिसिस का अटैक आ गया है प्रकाश आठले जी को, दोनों की तरफ से, और उनके टंग के ऊपर भी उसका असर हुआ है। तो हम पूरे प्यार से हम ये प्रार्थना करते हैं वो जल्दी से जल्दी पूरे तरीके से तंदुरुस्त हो रहे हैं, हो गए हैं। और वापस जल्दी से जल्दी वो सत्संग में आना शुरू कर रहे हैं विद देयर फैमिली। जयेश भाई के लिए भी शुभकामना। इज ए ग्रेट पर्सन, इज ए ग्रेट बिल्डर। फिर भी उन्होंने समय निकाल के हमारे लिए इतना शेयरिंग किया है, तो लेट अस विश हिम एवरी बेस्ट। उनके सभी संकल्प पूरे हो, सुख शांति समृद्धि आरोग्य से उनको और उनके फैमिली को प्रदान पूरा दीर्घ श्वास लीजिए।